हाँ, ये नेटवर्क की हाँ। समस्या ओबरा में है, इसके चलते बंद हो गया था। तो सब लोग अब जुड़ेंगे, अब कटेगा नहीं मुझे लगता है, तो सब लोग ध्यान देंगे इसको। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग आदर्शवाद की बात कर रहे थे कि आदर्शवाद होता क्या है, किस प्रकार से आदर्शवाद चीजों को देखने का प्रयास करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या ऐसा चीज होना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति बनी रहे, और विश्व शांति बनाने के लिए हमको क्या ऐसा चीज करना चाहिए। सबसे पहली बात तो युद्ध को खत्म करना चाहिए। शक्तिशाली जो राज्य हैं और शक्तिहीन जो राज्य हैं, दोनों के बीच में समझौते होने चाहिए कि एक दूसरे को सम्मान देंगे। तो इस प्रकार से आदर्शवाद का विकास होता है। और आदर्शवाद के सबसे बड़े जो है इसके जो समर्थक रहे हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने सबसे पहले ये बात की कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर्शवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। आदर्शवाद संस्थावादी, विधवादी प्रवृत्त रहता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्या मानता है? साधन मानता है, साध्य नहीं मानता है। और जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय का विकास करना। ये आदर्शवादी दृष्टिकोणों का एक प्रकार से जो उपलक्ष्य जो हमारे सामने प्रस्तुत, जो इनका संकल्पनाएं हैं वो हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने के लिए भूख है, भूख, भूख मतलब हंगर, युद्ध, असमानता, तानाशाही, शक्ति, ये सब जो है समाप्त होना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर्शवादी मानते हैं और ये नैतिकता को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है। और यह जो है मानव स्वभाव को लेकर के चलते हैं। ये मानते हैं कि मानव स्वभाव ही अच्छा होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी के दो दृष्टिकोण प्रमुख हैं, एक शांति, व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक, ये हो गया आदर्शवादी दृष्टिकोण। अब हम आगे आते हैं, उसमें अगला है रियलिज्म, जिसको बोलते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद होता क्या है? किसी चीज को वास्तविकता में देखना यथार्थवाद कहलाता है। मतलब जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता जैसे देश में आपसी विवाद हो तो उसकी वास्तविकता क्या होगी? युद्ध होगा। तो ये वास्तविकता है, ये माना जाता है कि युद्ध होगा जरूर, तो इसको हम चीज देखने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से यथार्थवादी उपागम है या यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जिसमें थूसीडाइस नामक एक प्रकार का जो है, ऐसा माना जाता है कि थूसीडाइस ने प्रारंभिक यथार्थवादी विचारकों में अपना नाम जो है रख रखा है, थूसीडाइस। उसके बाद मैकियावेली का नाम आता है। और राष्ट्रीय हित को यथार्थवादी प्रमुखता देते हैं, शक्ति और संघर्ष पर बल देते हैं। हंस मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का प्रमुख सिद्धांत कारी माना जाता है, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और उसके पश्चात। तो मार्गेंथाउ शक्ति को प्रमुखता देता है, व्यक्ति को भी प्रमुखता देता है। तो यथार्थवाद क्या मानता है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, शक्ति की लालसा मनुष्य में होती है, इसलिए वो चीज देश के राजनीति में भी दिखाई देती है। और जब देश की राजनीति में वो चीज दिखाई देगी, राष्ट्रीय हित में होगी, तो अवश्य ही वह विश्व राजनीति को प्रभावित करेगा। इसलिए इसको यथार्थवाद से जोड़ा गया। आदर्शवाद शांति बनाए रखने के लिए, यथार्थवाद मूल रूप से जो चीजें हैं उसको देखने के लिए यथार्थवाद को आगे मान्यता दी गई सिद्धांत के रूप में। तो इसमें तीन चीजें प्रमुख हैं। एक जो चीज है कि राज्य जो है मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाते हैं वो देश होते हैं। ठीक है। तो देश मुख्य जो है एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है। और उसके बाद इसमें जीवन रक्षा अस्तित्व की बात होती है, स्वयं सहायता की बात होती है। इसमें यह माना जाता है कि मानव का स्वभाव निराशावादी होता है, राष्ट्रहित को सबसे अधिक प्रमुखता दी जाती है यथार्थवाद में। और देश जो है केंद्रीकृत या राज्य केंद्रित विचारधारा का अंश होता है यथार्थवादियों में। और यथार्थवादियों में ये मानते हैं कि शक्ति, शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी चीजें यथार्थवाद में देखी जानी चाहिए। ठीक है। मुझे लगता है किसी का माइक खड़खड़ा रहा है। बबिया खातून, ज्योति, साक्षी तिवारी, खुशबू अग्रवाल,
आप सबका सही हो गया। तो ये है यथार्थवाद की बात हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ करके देखेंगे कि यथार्थवाद को हम किन चीजों पर लेकर के चलते हैं। यथार्थवाद क्यों ऐसा है कि जिनको हम ये मानते हैं कि यथार्थवाद के माध्यम से जो चीजें होती हैं वो क्या ये बिल्कुल सत्य है कि उस प्रकार से जो युद्ध की बात है या शांति की बात है, शांति की बात आदर्शवाद करता है, युद्ध की बात यथार्थवाद करता है। तो यथार्थवाद राष्ट्रीय हित को प्रमुखता देता है, इसी चीज को सबको ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें यथार्थवादियों में फ्रेडरिक सुमैन, हेनरी किसिंगर, ई.एच. कार, ठीक, मार्गेंथाउ, ये लोग हैं जो यथार्थवादी जो मूल स्वरूप है उसको इन्होंने अपने लेखों में या अपने विचारों में व्यक्त किया है। तो सब लोग इसको जान लें और इसको समझने का प्रयास करें कि यथार्थवाद जो है होता क्या है। ठीक है, ये सब मिल जाएगा। शक्ति और सत्ता को ही लेकर के यथार्थवादी जो है चलता है। इसमें ये मानता है कि मानव की प्रमुख भूमिका होती है लेकिन देश भी एक्टर का काम करता है। अब हम लोग आगे जब आएंगे तो इसमें एक चीज है नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद क्या होता है? नव यथार्थवाद का मतलब नवीन यथार्थवाद। नवीन यथार्थवाद का उसको कहते हैं जो नई चीजों को लेकर के चलता है, जो राष्ट्रीय हित को प्रमुखता देते हुए जो नई चीजें हैं, जिसमें आर्थिक चीजें आई हैं, वैज्ञानिकता आई है, विज्ञान के माध्यम से जो खोजें हुई हैं, उससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला है, उसका अध्ययन हम न्यू या नवीन या नव यथार्थवादी स्वरूप में करते हैं। ठीक है, सब लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे और इसको ये समझें कि नव यथार्थवाद यथार्थवाद का ही अगला रूप है। यथार्थवाद का अगला रूप नव यथार्थवाद है, जिसको हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अब नव यथार्थवाद क्या कहता है? नव यथार्थवाद ये कहता है कि जो विदेश नीति होती है या कूटनीति होती है वो क्या होती है? राष्ट्रीय हित से तो उसका नियंत्रण होता ही है, लेकिन जो यथार्थवादियों का जो एक शक्ति संघर्ष या उसकी बात थी वो इसमें बहुत कम दिखाई देती है। इन्होंने कहा कि व्यापार को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और रणनीति को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है यथार्थवाद में। यह माना जाता है कि 1950 में तो धीरे धीरे एक प्रकार से यथार्थवाद का जब एक उच्च बिंदु पर यथार्थवाद पहुंचा था, तो नए यथार्थवाद का जन्म 1980 के दशक में हुआ। मतलब शीत युद्ध जो चल रहा था उसी के बीच एक शीत युद्ध का ऐसा समय आया जब लगा कि पुनः जो है शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। बीच में शांति रहती है लेकिन 1980 में पुनः शुरू होता है, तो उसी समय नव यथार्थवाद का जन्म हुआ। इसके प्रमुख जो विचारक हैं या प्रवर्तक हैं, सब लोग नोट भी करते हैं, उनका नाम है केनेथ वाल्ट्ज। केनेथ, KENETHWALTZ, WALTZ, KENNETHWALTZ, इनका पूरा नाम है केनेथ वाल्ट्ज। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है मैन द स्टेट एंड वार, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये पुस्तकें जो है 1960-1980 के दशक में आई और इनका मुख्य जो उद्देश्य था, उन्होंने कहा कि विश्व राजनीति में जो भी विचार है वो यथार्थवाद का स्वरूप को लेकर के चलता है। जो इनका विचार था, इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कर्ता होता है, देश होता है, वो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसकी कार्य संरचना से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्धारण होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं उसमें जितनी भी इकाइयां होती हैं सब आपस में निर्भर भी होती हैं, एक अपने आप में स्वतंत्र भी होती हैं। इसके अलावा अन्य केनेथ वाल्ट्ज के अलावा बेरी बुजान, रिचर्ड लिटिल, चार्ल्स जॉन्स, ठीक, स्टीवन वाल्ट, ये लोग भी हैं जिन्होंने मतलब यथार्थवाद की परिभाषा को आगे बढ़ाया है। तो जोसेफ ग्राइसो एक लेखक थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्र हमेशा अपने ही लाभ में रुचि नहीं रखते बल्कि अन्य राष्ट्र के बारे में भी रुचि रखते हैं। मतलब जैसे भारत का एग्जाम्पल ले लिया जाए, भारत केवल अपने बारे में नहीं सोचता है। भारत में अच्छा सबसे बड़ी चीज है, भारत सोचता है ये कोई नहीं जानता। भारत कैसे सोच सकता है? भारत में जो सरकार होती है, सरकार में जो लोग होते हैं, वह लोग जो मनुष्य होते हैं वह सोचते हैं, भारत नहीं सोच सकता है।
तो लेकिन हम लोग लिखने पढ़ने में ये कहते हैं भारत ऐसा सोचता है। तो कौन सोच रहा है इसमें? प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, विदेश मंत्री सोच रहे हैं, विदेश विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सोच रहे हैं, तो हमारी सेनाएं सोच रही हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मनुष्य हैं, और इसके बारे में यथार्थवादियों ने कहा ही है कि मनुष्य इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। तो जब ये लोग सोच रहे हैं कि भारत की राजनीति कैसी होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या है, मतलब जो हमारे देश के नेता हैं, सेना है, विदेश नीति के लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं, दूसरे राष्ट्र के बारे में ही दिन रात अध्ययन करते रहते हैं कि बगल में क्या चल रहा है, पड़ोसी में क्या चल रहा है, या दूर पश्चिम में, अमेरिका में, यूरोप में क्या चल रहा है, या वेस्ट एशिया जैसे सऊदी अरब, कुवैत में क्या चल रहा है। सब लोग ऐसा सोचते हैं। इस सोच के पीछे कारण यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नजर लगाए रखनी होती है कि हलचल क्या हो रही है। उस हलचल से कहीं हमारा अपना अस्तित्व तो प्रभावित नहीं होगा, इसको भी नजर रखनी पड़े। इसीलिए जोसेफ ग्राइसो ने कहा कि राष्ट्र हमेशा अपने लाभ में रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि राष्ट्र इसके बारे में भी रुचि रखते हैं, यह लाभ किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बराबर बराबर बंटता है। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। अब इसमें दो प्रकार के यथार्थवाद दिखाई देते हैं। एक है आकारात्मक। आकारात्मक मतलब बिल्कुल इस तरह से आक्रामक होता है कि बिल्कुल कोई भी घटना घटित ही हो जाएगी। और एक होता है सुरक्षात्मक, मतलब अपने आप के समाज की, देश की सुरक्षा करना। तो ये होता है सुरक्षात्मक, आक्रामक। तो ये चीजें देखने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद शांति के पहल की बात नहीं करता, वो सीधे सीधे युद्ध और मानव स्वभाव की बात करता है, देश की बात करता है, आदर्शवादी शांति की बात करता है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नवीन जो दृष्टिकोण पैदा हुए हैं उसके बारे में बात करता है। अब अगला जो टॉपिक है उसमें है डिसीजन मेकिंग। निर्णय निर्माण होता क्या है? सब लोग जानते होंगे निर्णय निर्माण क्या होता है, और नहीं भी जानते हो तो ये समझने का प्रयास करें निर्णय निर्माण होता क्या है। निर्णय निर्माण मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसको किस प्रकार से हम बनाते हैं, उसको हम निर्णय निर्माण सिद्धांत का नाम देते हैं। और निर्णय निर्माण से फायदा ये होता है कि विदेश नीति आसानी से निर्मित होती है, राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा होने के नाते हम ये मानते हैं कि देश अपने आप की सुरक्षा करने में सक्षम है। तो निर्णय निर्माण अपने आप में ऐसी चीज है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस तथ्यों को उजागर करती है जिसमें माना जाता है कि जो इसका सकारात्मक पहलू है, या देश के जो अंदरूनी जो गतिविधियां हैं, वो जो गतिविधियां बाहर प्रभावित हो रही हैं, वह मतलब हमारे देश में क्या सोचा जा रहा है उसका प्रकटीकरण विदेश नीति से होता है। और विदेश नीतियों के माध्यम से हम किस प्रकार जो है आगे आते हैं, वो चीज इसमें दिखाई देता है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। निर्णय निर्माण बहुत कार्यकारी चीज है। इसमें कारगर होने का कारण यही है कि निर्णय निर्माण के माध्यम से जो भी चीजें घटित होती हैं, जो भी चीजें प्रभावित होती हैं, वह विदेश नीति को प्रभावित करती हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ठीक है, इसमें मूल इकाइयां क्या होती हैं? मूल इकाइयां निर्णय निर्माण की राज्य होती है। राज्य का मतलब देश होता है, और देश के समस्त कार्य प्रशासन उच्च अधिकारियों द्वारा चलता है, और राज्य का जो भी निर्णय होता है वो व्यक्ति ही लेता है। जैसे हिटलर की बात करें, नाजी जर्मनी, जर्मनी देश था, उसके जो भी विदेश नीति थे, या जो भी उसके सिद्धांत थे, लड़ाई लड़ने के सिद्धांत या अपने आप को सुरक्षित करने के सिद्धांत, उस सब में कौन भागीदार था? कहीं ना कहीं हिटलर भागीदार था। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि निर्णय निर्माण सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, और निर्णय निर्माण सिद्धांत से विदेश नीति को शेप दिया जा सकता है, स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, जिसमें व्यक्तित्व होता है, संगठन का स्वरूप होता है, भूगोल होता है, हमारी उद्योग धंधे कैसे हैं ये होता है। और ये देश के अंदर की बात है। और बाहर में है पड़ोसी राष्ट्र या दूसरे राष्ट्रों की शक्ति किस तरह से वो हमको किस तरह से प्रभावित करती है, ये है, ये निर्णय निर्माण में आता है। तो इससे क्या निर्णय होता है कि हमको जो बाहरी शक्तियां हैं उनको समझते हुए हमको किस प्रकार से अपने आप को निर्णय लेना है। तो इसके बारे में स्नाइडर हैं और अन्य लोग हैं, मार्गेट स्प्राउट हैं, हेरोल्ड हैं, इन लोगों ने विदेश नीति के अध्ययन पे पर्यावरण का बल दिया। पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर, देश के ओर जो परिवेश है, विदेश है, अन्य देश हैं, वो परिवेश कहलाता है।
उस पर उसका जो पर्यावरण है हमको किस तरह से प्रभावित करता है, इसके बारे में हैराल्ड तथा मार्गेट स्प्राउट ने बात की है। तो निर्णय निर्माण में इन लोगों का नाम आता है, तो सब लोग इसको जानते रहें। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तभी खत्म होगा। अगला जो टॉपिक है वह है खेल सि- खेल सिद्धांत। खेल सिद्धांत बहुत लोग नहीं जानते होंगे। खेल क्या होता है, कोई बता सकता है? खेल सिद्धांत मतलब सर देश को चलाने की नीति। हाँ, देश को चलाने की नीति। देश के चलानों की नीति, हाँ हो सकती है, लेकिन उसमें खेल की क्या भूमिका होती है, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब सर पॉलिटिकल थिंग। हाँ, बोलो बोलो, बोलते रहो, कुछ ना कुछ बताना चाहिए। मतलब सर पॉलिटिकली मतलब कैसे रिप्रेजेंट करें अपने देश को किसी कैसे के सामने। कैसे देश को, हाँ। और हाँ, और बस सर यही। हाँ सही बात है। कहीं निकट जा रहे हो, मैं बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए गेम थ्योरी का प्रयोग किया जाता है, खेल सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि खेल में दो लोग होते हैं ना, एक अपना स्वयं आदमी खेलता है, दूसरों सामने वाले के साथ खेलता है, ठीक। तो इसी प्रकार देश भी होते हैं। एक हम देश हैं, मान लिया जाए ए नामक देश है, उसका नाम ए है, दूसरा देश है उसका नाम बी है। ए बी किस प्रकार से अपने आप को खेलेंगे या अपनी चालें किस प्रकार से चलेंगे, उतनी कूटनीति कैसी होगी, उनकी विदेश नीति कैसी होगी कि ए जो है बी पे हावी हो जाए, या ए बी बराबर हो जाए, या बी ए पे हावी हो जाए, या बी चाहेगा कि हम ए के बराबर हो जाए। इसको हम गेम थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें हम एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ए सोचता है बी कितना शक्तिशाली है, उसके बारे में जान लें। बी सोचता है कितना शक्तिशाली, इसके बारे में जान लें। तो इसी प्रकार से ये विदेश नीति का निर्माण होता है और चलता है। गेम थ्योरी इसका बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे भारत चीन संबंध ले लिया जाए, अमेरिका रूस संबंध ले लिया जाए, तो इस प्रकार से गेम थ्योरी जो है चलता है। अब गेम थ्योरी भी कई प्रकार का होता है। इसके जो सबसे बड़े विचारक रहे हैं गेम थ्योरी के, सब लोग उसको नोट कर लें। इसके जो विचारक मुख्य रूप से रहे हैं वो हैं मार्टन कपलान। कौन थे? मार्टन कपलान थे, उसको नोट कर लीजिए। मार्टन कपलान ने गेम थ्योरी सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। उसके बाद अन्य सिद्धांतकारी आए हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मार्टन कपलान की भूमिका पर। और खेल जो है, इसमें विदेश नीति या देश नीति में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खेल तीन प्रकार का होता है। एक होता है जीरो सम गेम, जिसको शून्य जोड़ खेल बोलते हैं। एक होता है सत जोड़ खेल, और एक होता है अशून्य। जीरो सम गेम से ही संबंधित होता है। और स्टैग हंट होता है, ठीक है, चिकन हंट होता है, चिकन डायलेमा होता है, इस प्रकार से प्रिजनर्स डायलेमा होता है। इस प्रकार से गेम का नाम अन्य विचारकों ने दिया है। लेकिन इस पे बहुत ज्यादा हम लोग उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि जीरो सम गेम ये होता है कि जिसमें दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ मिले। एक पक्ष को यदि विजय मिलता है तो दूसरे पक्ष को हानि हो, इसको जीरो सम गेम कहा जाता है। ठीक है, और इसी में ऐसा भी होता है कि एक पक्ष को जो मिले वही दूसरे पक्ष को भी मिल जाए, इसको बराबरी के आधार पर माना जाता है। तो मार्टिन सुबिक इसको परिणाम के आधार पर, अवधि के आधार पर, समाधान के आधार पर खेल सिद्धांत को मानते हैं। तो गेम थ्योरी का जो है वो, मुझे लगता है मैंने जो पेपर्स दिए हैं, क्वेश्चन पीडीएफ दिए हैं जो पढ़ने के लिए, उसमें होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि राष्ट्र राज्य में किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो उसमें आती है सबसे बड़ी बात, राष्ट्र शक्ति। राष्ट्र शक्ति होती क्या है, किसी भी देश में राष्ट्र शक्ति की कितनी बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, और राष्ट्र शक्ति क्या होती है सब लोग जानते होंगे। जो देश की शक्ति होती है उसको हम राष्ट्र शक्ति कहते हैं। और जो राष्ट्र शक्ति होता है वो विदेश नीति के संचालन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब जैसे भारत की बात है, अब भारत का जो सीज फायर हुआ, बहुत लोग टीवी भी देखे होंगे, जो पाकिस्तान भारत का जो झड़प हुआ, जिसको हम छोटा मोटा युद्ध के नाम से मान सकते हैं, आतंकवादी घटनाओं को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी गोलाबारी हुई, खासतौर से सीमा क्षेत्रों पर, तो उसमें सीज फायर की भूमिका किसकी रही? बहुत लोग न्यूज सुनते होंगे।
मुझे इसमें कोई बताए कि सीज फायर की भूमिका किसकी किसकी रही, किसके कहने पे भारत अमेरिका ने युद्ध रोका। ऐसा कुछ समाचार किन लोगों ने सुना है तो बताए, नाम बताए, किस देश का नाम बताओ, हाल ही में। अमेरिका 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 ने रोका था सर भारत पाकिस्तान का युद्ध का। हाँ, अमेरिका 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 ने इसमें ना मध्यस्थता के करने का दोनों। प्रयास किया। इसमें जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बता दिया कि जो है हमने मध्यस्थता करके सीज फायर कराया है। तो इसमें अब बात आती है कि राष्ट्र शक्ति, कौन राष्ट्र इसमें शक्तिशाली हुआ। अब हम लोग तो भारतीय हैं और हम लोग अपने देश के हिसाब से सोचेंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश पर किसी अन्य देश का शासन या किसी देश का निर्णय नहीं थोपा जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत हद तक बहुत हद तक हमें ये देख के चलना होता है कि हमारी चीजें इतनी ना प्रभावित हो जाएं कि कहीं हम विश्व में अलग थलग ना पड़ जाएं। इसीलिए विदेश नीति को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि देश का हित अधिक से अधिक उसमें जुड़े। भारत 1950 में गुटनिरपेक्ष में था, 1950 से अब तक भी है, गुटनिरपेक्ष रहा है। भारत किसी गुट में नहीं रहा जब शीत युद्ध चल रहा था। लेकिन आज के समय में हम देखें तो भारत का झुकाव यदि अमेरिका के प्रति रहा है तो अमेरिका ये मान के चलता है कि हम जैसा कहेंगे वैसा भारत करेगा। ये भी गलत चीज है। तो अमेरिका को भारत के नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, और उस हस्तक्षेप के माध्यम से भारत को ये नहीं लगना चाहिए था, या भारत के नागरिकों को ये नहीं लगना चाहिए कि अमेरिका ने ही सब कुछ किया है। पाकिस्तान इस पे खुशी जता सकता है कि भारत की स्थिति ऐसी है कि अमेरिका बोल दे तो भारत ऐसा करेगा। तो कहीं ना कहीं हमको इस पे मूल्यांकन करना पड़ेगा आने वाले समय में कि हम अपने विदेश नीति को कहाँ ले जा रहे हैं, किस प्रकार से निर्मित करें कि विदेश नीति हमारी और मजबूत होती चली जाए। अमेरिका कह सकता है, उसकी बात भारत माने चाहे ना माने, भारत के ऊपर निर्भर करता है। और भारत ये बात मान लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका की बात मान करके आगे चल रहा है। भारत के अपने कुछ विदेश नीति हैं, अपने कुछ राष्ट्रीय हित हैं। तो भारत को ये लगा होगा कि सीज फायर होना चाहिए, तो भारत ने निर्णय लिया है। इस पे हम और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, हम लोग केवल एज ए स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि भारत ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका निर्णय हम लोग अधिक से अधिक भारत की चीजों को समझ करके इसका निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ना इसमें भारत दोषी है और ना इसमें भारत के लोग दोषी हैं। इसमें अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, इससे हमको कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमारी अपनी विदेश नीति है जिसपे हम चलते हैं। तो अब हम आते हैं सीधे सीधे, राष्ट्रीय शक्ति होता क्या है। सब लोग जानते होंगे राष्ट्रीय शक्ति क्या होता है। और राष्ट्र शक्ति के नाते जो किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वह किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, जैसे कि मार्गेंथाउ ने कहा, मार्गेंथाउ की परिभाषा हर उसमें लिखी जा सकती है जो सिद्धांत में हम लोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पढ़ रहे हैं। इसका पूरा नाम था हंस जे मार्गेंथाउ, सब लोग याद कर लें। इसने पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन में ही मार्गेंथाउ ने लिखा कि राष्ट्र शक्ति उसे कहते हैं जो कार्य करने वालों के बीच में जो शक्ति रहती है बीच में, जिससे उनकी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उसको हम राष्ट्र शक्ति का नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्र, इनके सब के बीच में जो इस शक्ति एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता होती है वो राष्ट्र शक्ति कहलाती है। और राष्ट्र शक्ति के बिना किसी के विदेश नीति का आधार नहीं हो सकता, किसी देश की संपन्नता नहीं हो सकती, उसके संप्रभुता पर हमेशा बाधाएं आ सकती हैं या उसकी संप्रभुता छीनी जा सकती है। इसलिए राष्ट्र शक्ति बहुत बड़ी चीज है। और राष्ट्र शक्ति में किसकी किसकी भूमिका होती है सब लोग जान लीजिए। राष्ट्र शक्ति में जो उसके निवासी हैं, नागरिक हैं, उनकी भूमिका होती है, तकनीकी की भूमिका हो सकती है, विज्ञान की भूमिका होती है, और संसाधन की भूमिका होती है, कुशलता की भूमिका होती है, जो राष्ट्र शक्ति इसी से निर्माण होता है। ठीक है। भूगोल, संसाधन, आबादी, राजनीतिक ढांचा, ये सब लोगों ने लिखा है। इस चीज को सब लोग पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा। ठीक। भूगोल में क्या होता है, यदि देश अपने आप में चारों तरफ पहाड़ से घिरा है, तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, कक्षा 1-2 में पढ़ा होगा हम लोगों ने, 2-3 में, कि भारत के एक तरफ हिमालय है इसलिए दुश्मन हमारी तरफ देख नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। हिमालय के चलते कोई दूसरा देश सैनिक रूप में तो नहीं आ सकता, हवाई जहाज या लड़ाकू विमान से आ सकता है, तो उसको आदमी उसको मार सकता है, लेकिन हिमालय पर्वत पार करके तो नहीं आ सकता है।
समुद्र, समुद्र में आएगा तो नाव से आएगा, समुद्र में भी तैर करके तो नहीं आ सकता। इसलिए जो भूगोल होता है किसी देश के अगल बगल, उसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। रेगिस्तान, घना जंगल, बर्फीला क्षेत्र या पहाड़, ठीक, समुद्र। और उसके बाद स्थल कैसे है, हमारे हमारे अगल बगल कितने देश हैं, या हम अकेले हैं समुद्र में पड़े हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। अकेले भी रह सकते हैं। हमारी सीमा किसी अन्य देश से ना जुड़ी हो तो अकेला माना जाएगा उसको। तो भारत क्या है, भारत को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? ज्योग्राफी पढ़ा है? भारत किस प्रकार का देश है ज्योग्राफी के हिसाब से? अहाद बताओ। उप सर महाद्वीप है पेनिनसुला है सर। सर। प्रायद्वीप है, क्या है? पेनिनसुला, पेनिनसुला सर, 3 साइड समुद्र से घिरा है और एक तरफ लैंड है, स्थल है, तो जमीन है क्या सर। बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे ना? सर इंग्लिश में तो पेनिनसुला बोलेंगे, हिंदी में नहीं पता हाँ, सर। पेनिनसुला तो दूसरा चीज हो गया, प्रायद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है, सब लोग इसको जानते रहो। तो स्थल हमारा कैसा है, दूसरी चीज हमारी स्थिति कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं, हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ अगल बगल के देश हमेशा लड़ाई झगड़ों में व्यस्त रहते हैं। जैसे अफ्रीका के देश ले लिया जाए, उसमें इतने देश हैं जो हमेशा लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहते हैं। आज भी अफ्रीका का यदि अखबार उठा के देख लो तो कोई ऐसा जिला नहीं होगा अफ्रीका का, देश या जिला, जहाँ पे 10-50 लोग रोज न मारे जाते हो। गरीबी से मर जाते हैं, कुछ खाने पीने के बिना मर जाते हैं, कुछ में कोई बम उठा के दाग दिया तो मर जाते हैं। तो नाइजीरिया वगैरह में ये सब आम बात है। अफ्रीका के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे आम बात है इस तरह की घटनाएं। तो स्थिति हमारी कैसी, ये भी देखना चाहिए, जलवायु, मौसम, ये सब कैसा है। और जलवायु की भूमिका बहुत बड़ी होती है। यदि हम बहुत ठंडे देश में रहते हैं तो हमारी मशीनें लंबे समय तक काम करती हैं। गर्म देश में रहते हैं तो कंप्यूटर जल्दी गर्म हो जाता है, ये भी दिक्कत आती है। वहीं हम बहुत ठंडे देश में रहते हैं तो हमारे साथ ये भी दिक्कत आती है कि बहुत सी चीज हम ठंडी में खुले में नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी गर्मी की जरूरत। तो कुल मिलाकर के भारत जैसे देश में ऐसी परिस्थितियां हैं लगभग, जिसमें ठंडी, गर्मी, बरसात, बालू भी है हमारे यहाँ, राजस्थान में बहुत सारा बालू है। कश्मीर क्षेत्र के ऊपर जाइए तो बहुत सारा जो है बर्फीले पहाड़ हैं। उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ हैं। समुद्र में जाइए, केरल, तमिलनाडु हो गया, ये सब क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में नीचे देखिए तो श्रीलंका के अगल बगल तो तमाम समुद्र ही समुद्र है, ठीक है। चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र का बम्बई हो, सब समुद्र, कलकत्ता हो, ठीक, ये सब समुद्र का क्षेत्र दिखाई देता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में यदि हम उत्तराखंड से लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को लेकर के देखें तो नेपाल बॉर्डर, बिहार के आगे जितने भी उधर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह पड़ते हैं, सब पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो भारत में विविधताएं हैं, उस विविधता का भी लाभ भारत उठाता है, उठाना भी चाहिए मेरे अनुसार। और उसका भी लाभ विदेश नीति में मिलता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, खनिज हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र शक्ति क्या होता है, राष्ट्र शक्ति ऐसी चीज होती है जिसमें ऐसे संसाधन हो, ऐसे लोग हों जो राष्ट्र की शक्ति को निर्माण करने में आगे हों। और एक राष्ट्र शक्ति का मूल्यांकन उसी आधार पर हो सकता है कि किसके पास उसकी कितनी अपनी क्षमता है जो दूसरे की विदेश नीति को या दूसरों को प्रभावित करके अपने पाले में ले सकता है, उसी को राष्ट्र शक्ति बोलते हैं। और राष्ट्र शक्ति सबसे अधिक यदि किसी के पास रही है, साथ खास तौर से शीत युद्ध के समय, तो अमेरिका और रूस के पास रहा है। उसके अलावा भारत तो गुटनिरपेक्ष रहा है, लेकिन भारत के पास भी शक्ति है, भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन भारत को अपनी शक्तियां लगातार बढ़ाने की जरूरत भी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हुए, विश्व राजनीति को समझते हुए। अब अगला जो टॉपिक है इसमें सिलेबस में, वो है आ, वो है राष्ट्रहित, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन। तो हम शक्ति संतुलन को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शक्ति संतुलन क्या होता है? शक्ति संतुलन ऐसी चीज है जिसमें एक देश दूसरे देश के बीच में इस प्रकार से संतुलन हो कि एक देश दूसरे देश को दबा ना पाए, उसको परेशान ना कर पाए। तो उसमें जो एक संतुलन बनाना चाहिए ताकि आपसी संतुलन बना रहे, आपसी सद्भाव बना रहे, आपसी संधियों का निर्माण हो, समझौते हो। तो इस प्रकार से संतुलन उसी को कहते हैं कि संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है ताकि एक देश दूसरे देश पर हावी ना होने पाए। अब शक्ति संतुलन की परिभाषा में मार्गेंथाव की परिभाषा है, क्विंसी राइट की है। क्विंसी राइट ने कहा है कि शक्ति संतुलन के अंतर्गत, सब लोग समझने का प्रयास करें, शक्ति संतुलन के अंतर्गत
प्रत्येक देश में यह विश्वास बनाए रखने का लगातार प्रयास किया जाता है कि राज्य यदि आक्रमण करने का प्रयास करता है तो दूसरा किस प्रकार से, या समूह में या स्वयं में या अन्य मिलकर के किस प्रकार से उसका विरोध करते हैं। तो ये शक्ति संतुलन होता है। और शक्ति संतुलन बहुत अच्छे तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाया गया है कि एक देश दूसरे देश पे हमला करता था तो मित्र देश उसको मिल करके दूसरे देश पे हमला करते थे या उसको रोकते थे। तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन होता है। तो शक्ति संतुलन नीति के रूप में हो सकता है, व्यवस्था के रूप में हो सकता है, और शक्ति संतुलन में युद्ध भी शामिल है, शांति भी शामिल है, और घरेलू राजनीतिक आर्थिक गतिविधियां भी शामिल है। सब लोग ध्यान रखेंगे। तो शक्ति संतुलन ये होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो स्थिति है उसको यथास्थिति, मतलब स्टेटस क्यू, यथास्थिति बनाए रखने की नीति है, लेकिन फिर भी यह शक्ति संतुलन चलता रहता है। ठीक है। और शक्ति संतुलन महाशक्तियों का खेल है। मैंने अभी दो महाशक्तियों का नाम लिया, किसका किसका नाम लिया है स्पीकर ऑन करके कौन बताएगा? अभी मैंने दो अमेरिका और रूस। हाँ, दो महाशक्तियां हैं। हमेशा जो है इन्होंने क्या किया है, अपने हिसाब से राजनीति को चलाया है। अब इसी पहलगाम वाली घटना के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, हल्का फुल्का युद्ध नाम ना लो, उसको झड़प बोल सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से 2-3 दिन चला होगा। तो इस झड़प में किसकी भूमिका प्रमुख रही? अब कहीं ना कहीं अमेरिका का, जैसा कि हार ने बताया या जैसा कि हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं, स्टेटमेंट भी सुने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें हस्तक्षेप किया। तो शक्ति संतुलन बनाने का कार्य उन्होंने किया कि किस प्रकार से साउथ एशिया में, क्योंकि दोनों देश के पास परमाणु बम है, भारत पाकिस्तान के पास, यदि घटनाएं इतनी बड़ी ना हो जाए कि दोनों एक दूसरे पर परमाणु बम से हमला कर दें। अब शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, दिखता नहीं है, केवल ये व्यवहार में या दूसरे देश के चालों से स्पष्ट होता है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है। तो शक्ति संतुलन ऐसी चीज होती है। और शक्ति संतुलन के पीछे क्या क्या तरीके हो सकते हैं? छत पूर्ति होती है। छत पूर्ति का मतलब यदि हम किसी को परेशान कर दिए हैं या कोई देश नष्ट कर दिया गया है तो उसको कितना पैसा दे दें कि वो उबर जाए, इसको बोलते हैं छत पूर्ति। संधियां होती हैं। और डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, मतलब शस्त्र को कम करना या पूरी तरीके से समाप्त करना, ये भी चीज होता है, शक्ति संतुलन में आता है। और मीडिएटर स्टेट होते हैं। मीडिएटर स्टेट होते हैं जो जब दो देश झगड़ा कर रहे हो तो बीच में आकर के संतुलन बनाए, उसको क्या बोलते हैं? मीडिएटर बोलते हैं। जैसे अभी भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएटर की भूमिका, जैसा कि मीडिया और जैसा कि अन्य अखबार और जैसा कि अन्य लोग बता रहे हैं, उसमें ट्रंप की भूमिका रही। तो ऐसे ही अफगानिस्तान, रूस और इंग्लैंड के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए उसमें किसकी भूमिका रही? पोलैंड रूस जर्मनी के बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में किसने मध्यस्थता निभाई? तो पोलैंड ने निभाई। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे शक्ति संतुलन चलता रहता है। और हस्तक्षेप की नीति होती है, हस्तक्षेप की नीति होती है, ये सब शक्ति संतुलन में आता है। अब हम आते हैं सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो हम इतना बता देंगे कि आप लोग जब पढ़ेंगे कोई चीज तो उसको ज्यादा समझ में आएगा। सामूहिक सुरक्षा क्या होता है? सामूहिक सुरक्षा का मतलब समूह में होकर के जो सुरक्षा होती है। समूह किन लोगों का हो सकता है? देशों का समूह हो सकता है। एक देश तो नहीं हो सकता, कम से कम 2 देश 3 देश मिल करके, यदि उन देशों पर कोई हमला हो रहा है तो उन तीनों देश या 4 देश 5 देश 10 देश जो भी हैं मिल करके उस देश का हमला रोकें या उस पर अटैक करें, उसको सामूहिक सुरक्षा कहते हैं, मतलब समूह में सुरक्षा। और यह पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि आक्रमणकारी या जो युद्ध करने वाला युद्ध ना कर पाए, यदि करे भी तो उसको हार का सामना करना पड़े। सामूहिक सुरक्षा एकत्रित राष्ट्रों के बीच सुरक्षा संबंधी मुख्य बात, इसमें मुद्दे आते हैं जिसपे इस पे विचार होना चाहिए। और संबंध राष्ट्रों को कार्रवाई हेतु परस्पर विरोधी विचारों को त्यागना होगा। सामूहिक सुरक्षा, और सामूहिक सुरक्षा के जो प्रावधान थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी दिखाई दिए हैं। किसमें दिखाई दिए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में भी दिखाई दिए हैं। और ये उसमें भी थे, राष्ट्र संघ में भी थे, जो 1919 में राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, जो बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। तो उसमें उसके जो राष्ट्र संघ के जो संविदा थे, कोवेनेंट बोलते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा।
राष्ट्र संघ के जो पुस्तक थी जिसमें उसमें अनुच्छेद और तमाम नीतियों के बारे में था, उसको कोवेनेंट बोलते हैं, COVENENT, कोवेनेंट बोलते हैं या संविदा बोलते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसका निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, इसको बोलते हैं चार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर। सब लोग ध्यान देंगे, इसको चार्टर बोलते हैं, इसको कोवेनेंट बोलते हैं। जो पिछला वाला था समाप्त हो गया, तो अभी वाले को 1945 से अब तो चल रहा है उसको चार्टर बोलेंगे, उसके जो नीतियां हैं क्रियाकलाप है। और पहले वाले को संविदा या कोवेनेंट बोलेंगे। तो उसमें पहले वाले में जो राष्ट्र संघ था उसमें अनुच्छेद 10 से 16 तक सामूहिक सुरक्षा का वर्णन था। उसमें था कि कोई देश जो भी होगा एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, और यदि कोई न्यायिक प्रक्रिया से यदि किसी चीज को हल किया जाएगा तो 3 माह तक युद्ध जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बंद होगा। ठीक, ये सब चीजें थी। और राष्ट्र संघ में ये आया, राष्ट्र संघ में जो दिखाई, सॉरी राष्ट्र संघ नहीं, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दिखाई देता है, ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण है। पहले वाले में था अनुच्छेद 10 से 16, सब लोग याद कर लें। और अभी वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर चल रहा है उसमें अनुच्छेद 39 से 51 में सामूहिक सुरक्षा की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि देश किसी दूसरे देश पे हमला करता है तो उसको विश्व शांति का खतरा मानते हुए दूसरे देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये बताया गया है। और इसके अंतर्गत ज्यादातर गैर सैनिक कदम उठाने पर जोर दिया गया है कि शांति से बात हल हो जाए तो हल हो जाए, नहीं तो अंततः सैन्य कार्रवाई का प्रावधान है। जब पूरी तरीके से लगे कि सेना हमला कर देगी तो दूसरे और अन्य देश मिलकर के उसको रोकने का प्रयास करें। तो ये अनुच्छेद 39 से 51 के बीच में यूनाइटेड नेशन के चार्टर में इसका उल्लेख है। ठीक है सर यूनाइटेड स्टेट में कितना चार्टर है, कितना? क्या वो जो चार्टर? आर्टिकल, कितना चार्टर में कितना आर्टिकल है? और मुझे लगता है आप तो गूगल तो नहीं देख रहे, नहीं 104 या 111 होगा। देखो कितने हैं यूनाइटेड नेशन सर में। 111। 111 है ना, तो चलो मैं सही हूँ, 111 है। हाँ तो उसको देख लो। और अब बात आती है हम लोग कहाँ थे, हाँ भुला दिए बीच में। हाँ शक्ति संतुलन चल रहा था ना, क्या चल रहा था वो, सामूहिक सुरक्षा चल रही, सॉरी। हाँ सामूहिक सुरक्षा, तो ये सामूहिक सुरक्षा हो गया, सब लोग इसको पढ़ लेंगे। और सामूहिक सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये एमए का विषय है, एमए में है चौथे सेमेस्टर में। वो लोग जब 23 तारीख को क्लास चलेगा, 21-22 को, तो वो लोग पढ़ेंगे। कल शायद इन्हीं लोगों का है, एमए वालों का, तो उसको बाद में। लेकिन तुम लोगों के लिए यही था। अब एक नया टॉपिक जो सिलेबस के अनुसार है उसी में मैंने बता दिया कि राष्ट्र शक्ति क्या होती है, सामूहिक सुरक्षा क्या होता है, शक्ति संतुलन क्या होता है। अब आता है राष्ट्रहित क्या होता है। राष्ट्रहित किसे कहते हैं, सब लोग जानने का प्रयास करें। जो अपने देश के बारे में जो हित है और अपने देश के अनुसार जो विदेश नीति बनेगी उसको हम राष्ट्रहित कहते हैं। क्योंकि राष्ट्रहित का जो विदेश नीति का जो मुख्य आधार होता है, क्वेश्चन भी आता है कि विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है, तो विदेश नीति का मुख्य आधार होता है राष्ट्रहित। भारत अपने देश के हिसाब से सोचेगा कि हमको क्या करना है विदेश में, ना कि भारत अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, ब्रिटेन, कनाडा, इससे नहीं मतलब है। उसको अपने देश से मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं विदेश में, इसके बारे में सोचता है, तो उसको राष्ट्रहित बोलते हैं। और राष्ट्रहित अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान तो रखता ही है, क्योंकि राज्यों के आपसी संबंध, राज्य का मतलब यहाँ देश से है, राज्यों के आपसी संबंधों को बनाने में इसकी विशेष भूमिका होती है। और किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति मूलतः राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। सब लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिए। और उसकी असफलताओं और सफलताओं की भूमिका का मूल्यांकन भी राष्ट्रहितों के परिवर्तन से होता है। तो राष्ट्रहित बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। वर्नन वान डाइक ने कहा है कि राष्ट्रहित की रक्षा या उपलब्धि राज्य परस्पर मुकाबले में करना चाहते हैं। राज्य का मतलब देश यहाँ से है। ठीक है, सब लोग इसको ध्यान दें। अब इसके कारक क्या क्या है, कैसे राष्ट्रहित को बढ़ाया जाता है। डिप्लोमेसी से बढ़ाया, सब लोग नोट कर लीजिए। कूटनीति से बढ़ाया जा सकता है, कूटनीति, कूटनीति डिप्लोमेसी, प्रचार के माध्यम से, प्रोपेगेंडा जिसको बोलते हैं, मतलब प्रचार करें, हम अपने देश का प्रचार करें। राजनीतिक युद्ध लड़ करके,
जिसको पॉलिटिकल वार कहते हैं, जिसमें मतलब युद्ध बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल वार में ये होता है कि अपनी बातों से अपने देश को आगे बढ़ाना, ठीक है, और अपने चीजों को लेकर के तख्ता पलट करके, तमाम ऐसी चीजें हैं जो राजनीतिक युद्ध में आती हैं। आर्थिक साधनों के माध्यम से हम जो है राष्ट्रहित को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आयात शुल्क, कर्ज, अनुदान, विदेशी सहायता, ठीक है, नाकेबंदी, ये सब इसमें आता है। उपनिवेशवाद, नो उपनिवेशवाद के माध्यम से राष्ट्रहित को बढ़ाया गया, लोगों ने बढ़ाया, वो अब चीजें बंद हो गई हैं। युद्ध भी इसके कारक हो सकते हैं। तो राष्ट्रहित जो होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके माध्यम से विदेश नीति और डिप्लोमेसी का निर्माण होता है। राष्ट्रहित बहुत अपने आप में जरूरी चीज है, सब लोग इसको ध्यान दें, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, ये 2 यूनिट खत्म हो गया। अब है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होती है, कूटनीति किसे कहते हैं, सब लोग इसको ध्यान दें। तीसरा यूनिट में पहला टॉपिक है डिप्लोमेसी। उसके बाद सिलेबस में कामा लगना चाहिए, कामा नहीं लगाया हुआ है, फिर सीधे डिसआर्मामेंट लिख दिया है। डिप्लोमेसी, कूटनीति किसे कहते हैं। कूटनीति का मतलब ये होता है कि हम अपनी चीजों को किस प्रकार से चालाकी से चीजों को रखें अपने देश के हितों को, कि सामने वालों को समझ ना आए, सामने वाला उसके जाल में फंस जाए और हम अपने नीतियों में कामयाब हो जाएं, उसी को डिप्लोमेसी या कूटनीति कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में सहायक होने का एक कारक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और विदेश नीति को व्यवहारिक रूप देने का कार्य भी डिप्लोमेसी या कूटनीति या राजनय द्वारा किया जाता है। कूटनीति को राजनय भी कहते हैं। और राजनय या डिप्लोमेसी, कूटनीति के माध्यम से विदेश नीति का संचालन, लक्ष्य, जो एक देश का लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें राज्य की सुरक्षा हो सकती है, अखंडता हो सकती है, एकता बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो इस दृष्टि से इसका कार्य मित्र राष्ट्रों से संबंध बनाना तथा विरोधी राष्ट्रों को तटस्थ करने के प्रयास करना, ये कूटनीति का प्रमुख एजेंडा होता है। और कूटनीति का मतलब ये होता है कि हमारे देश की जो नीति है वो किस प्रकार से विदेशों में जानी जाएगी, या हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके लिए पूरे देश में, सभी देश में, मतलब 193 देश में, जैसे भारत है, भारत का देश का जो दूतावास है वो पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में फैला हुआ है, और जिसको बोलते हैं दूतावास, डिप्लोमेटिक काउंसिल बोलते हैं उसको, ठीक है, एम्बेसी बोलते हैं, एम्बेसी भी बोल सकते हैं, EMBASSY, डिप्लोमेटिक DIPLOMATIC काउंसिल होता है। और जहां पर क्या होता है कि हम अपने किसी अधिकारी या किसी नेता को राजदूत के रूप में, डिप्लोमेट के रूप में उस देश में भेजते हैं, वो वहाँ काम करता है, भारत सरकार से तनख्वाह लेता है, और उसका जो क्षेत्र होता है पूरी तरीके से संप्रभु होता है। मतलब यदि भारत का दूतावास अमेरिका में है तो उस दूतावास में अमेरिका बिना पूछे अपना कुछ सेना या कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, वो स्वतंत्र होता है, ये सब लोग ध्यान रखें। तो राजनयिक डिप्लोमेसी जो बढ़ाई जाती है उसमें डिप्लोमेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसको एम्बेसडर भी बोलते हैं, वो जगह जगह होते हैं। जैसे अभी जब हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में जो छोटा मोटा युद्ध चल रहा था, उसमें यह था कि जो हमारे कहा गया कि जितने भी भारतीय जो हैं इस्लामाबाद में, जो डिप्लोमेसी में कूटनीति के जो अधिकारी हैं, वहाँ के डिप्लोमेटिक ऑफिस में काम कर रहे हैं, सबको यहाँ भेजा जाए, बुला लिया गया, और यहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वापस इस्लामाबाद भेज दिया गया भारत से। तो ये डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी भूमिका होती है डिप्लोमेसी की। और डिप्लोमेसी के चलते देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अब डिप्लोमेसी में चालाकी भी चाहिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने जो डिप्लोमेसी अपनाई, कूटनीति अपनाई, उसमें जब शीत युद्ध हो रहा था तो इन्होंने अपने आप को गुटनिरपेक्ष रखा, भारत देश को। तो ये भारत देश की कूटनीतिक विशेषता थी कि किसी भी गुट में अमेरिका या रूस के साथ सम्मिलित नहीं हुआ, इसीलिए भारत को कोई दबा नहीं पाया। और भारत को यदि कोई आज कोई आइडिया दे रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, उसका कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं जो गुटनिरपेक्ष की नीति थी सरकारों की, जो 1947 से लेकर के अब तक चली आ रही है, इधर 10-15 साल पहले या अब अभी तक भी मान लिया जाए, तो हम कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष को कमतर आंक रहे हैं। इसके चलते रूस भी हमसे नाराज है,
चीन कहता है हम पाकिस्तान का साथ देंगे, और नेपाल जो है वो कुछ नहीं बोल रहा है। और उसी प्रकार जो पाकिस्तान ये खुश है कि हमारे साथ चीन है, और अमेरिका जब चाहता है तो उसको जो है दबाने का प्रयास कर लेता है, किसी भी, चाहे पाकिस्तान को आइडिया देता है चाहे भारत को भी आइडिया देता है। तो कूटनीति का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। अब कूटनीति के बाद हम लोग आगे आएंगे, उसमें जो है इन्होंने डाला है सिलेबस में निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या होता है, मतलब हथियारों की कटौती, या उसको क्या बोलते हैं कि हम हथियारों को कम से कम कितना हथियार रखें, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। निशस्त्रीकरण है अगला टॉपिक। तो हम लोग इस पे आते हैं शस्त्र नियंत्रण पे। हाँ, तो वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार चीजें बदलती हैं, आज कैसी चीजें हैं दुनिया में। हमारे पास भी परमाणु बम है, सबके पास परमाणु बम है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ कर पाएंगे, और क्या ये जरूरी है कि हम उसको उपयोग ही करें, या कोई जरूरी है कि हम एक दूसरे पे बम फोड़ें। इस पर भी चर्चा होती है, इसके बारे में भी आंदोलन चले हैं। तो इसको परमाणु निशस्त्रीकरण बोलते हैं। और शस्त्र में जो कटौती होता है उसको हम आर्म्स कंट्रोल बोलते हैं, शस्त्र नियंत्रण बोलते हैं, और निशस्त्रीकरण को डिसआर्मामेंट बोलते हैं। तो सिलेबस में हमारे डिसआर्मामेंट है। डिसआर्मामेंट होता क्या है? डिसआर्मामेंट मतलब पूरी तरीके से हम अपने शस्त्र को सीमित कर दें। 5 है तो 1 कर लें, 50 है तो 10 कर लें। इस प्रकार के परिभाषाएं जो इससे उत्पन्न होती हैं उसको हम डिसआर्मामेंट बोलते हैं। तो डिसआर्मामेंट सामान्य भी हो सकता है, स्थानीय भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है कि हम 5 रखेंगे, तुम 10 रखे हो तो तुम भी 5 रखो, इस प्रकार से हो सकता है। आंशिक भी हो सकता है, थोड़े समय के लिए भी हो सकता है। तो निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? निशस्त्रीकरण नहीं होगा तो सबके पास इतने इतने हथियार हो जाएंगे कि यदि माना गलती से युद्ध होता है, क्योंकि राज्य देश युद्ध नहीं करता, सब लोग इस चीज को जान लीजिए। यथार्थवाद में इस चीज को मर्गेंथाउ ने समझाया है कि देश स्वयं हमला नहीं करता, देश को चलाने वाले जो अंदर बैठे हैं उनके दिमाग में कहीं लग गया कि हमको किसी के ऊपर बम फोड़ना है, तो नागरिक कुछ नहीं कर सकता है। वो 4 लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि चलो इस देश पे परमाणु बम फेंक दो, बस फेंक दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसको इसको रोकने के लिए क्या है, निशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण की बात की गई है, और शस्त्र नियंत्रण बहुत जरूरी चीज है। तो इसको सब लोग पढ़ लेंगे। इसके सब नियम कानून आए कि परमाणु हथियारों में कैसे कटौती की जाए। इसके लिए एनपीटी 1967 में आया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आया। सीटीबीटी 1994 में आया, 1996 में लागू होने का प्रयास हुआ। भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने अभी तक सीटीबीटी पे दस्तखत नहीं किया। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसका नाम आप लोग सुन समझ लीजिए। एनपीटी 1967, सीटीबीटी 1994 96। साल्ट आया है, स्टार्ट आया है। ये सब का काम क्या था कि परमाणु हथियारों पे कटौती की जाए। भारत ने अपना परमाणु हथियार का सबसे पहला परीक्षण कब किया था, कोई बता सकता है? भारत ने पहला, हाँ, मोबाइल से न देखो, ऐसे बताओ, गलत होगा गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 96 में हम्म। सर अब्दुल कलाम और वो किए तो वाजपेयी अरे जो है। तुम लोग वास्तव में बेवकूफ हो, पढ़ा करो थोड़ा बहुत। सबसे पहला परमाणु परीक्षण 71 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। उसके बाद 98 में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तब ये अब्दुल कलाम का नाम आता है। समझ गए? कौन बोला था अब्दुल कलाम? मैं बोला था सर। हाँ, तो पढ़ा करो थोड़ा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब कि तुम बोले हो तो, लेकिन अपने अनुसार बोले हो। लेकिन सबसे पहले 1971 में भारत ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। 1971 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 98 में। तो यदि भारत बम ही बनाता रहता तो, और इसमें एक चीज है, इसमें IAEA की बहुत बड़ी भूमिका होती है। IAEA ये थोड़ा सिलेबस में नहीं है, लेकिन सब लोग जानिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये चाहता है, इसमें 180 मेंबर सदस्य हैं इस संगठन के, और 1957 में हुआ। इसका मतलब यह है कि ये चाहता है कि परमाणु हथियार केवल
ऊर्जा के लिए प्रयोग हो, बम के लिए प्रयोग ना हो, बम बनाने में प्रयोग इसका ना किया जाए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो इस प्रकार से रोक लगाया है कि इसको शांति के लिए प्रयोग किया जाए। लेकिन देश क्या करते हैं, परमाणु का उत्पादन भी करते हैं और उस उत्पादन को बिजली बनाने में भी करते हैं और धीरे से बम भी बना लेते हैं। और सबको पता होता है कि परमाणु बम का परीक्षण पहले लोग जमीन पे करते थे, उस पर रोक लग गई, फिर समुद्र में करने लगे, उस पर भी रोक लग गई, फिर हवा में भी करने लगे, उस पर भी रोक लग गई। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया जैसा देश वो कहीं भी टेस्टिंग करता रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। तो उसको हम, ये लोग तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र है, उसको सब लोग पढ़ लेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत में पता है कि कहाँ कहाँ ये यूरेनियम निकलता है। यूरेनियम प्लूटोनियम से परमाणु बम का निर्माण होता है। किसी को पता है कहाँ निकलता है? यूरेनियम झारखंड में मिलता है सर। झारखंड के जादूगोड़ा जिले में, जो उड़ीसा यस सर। बॉर्डर पे है, वहां पर यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। वहाँ रेडिएशन भी होता है। वहाँ के लोग विकलांग ही होते हैं। यूट्यूब वगैरह में देखोगे तो मिल जाएगा। अपने ही देश में ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ यूरेनियम निकल रहा है, वहाँ के 50-60 किलोमीटर में सब विकलांग ही पैदा होते हैं। इसको कोई नहीं जानता है। इसको भी सब लोग यूट्यूब में देखने का प्रयास करें तो समझ में आएगा कि परमाणु बम या परमाणु से कितना बड़ा घाटा हो सकता है। लेकिन बिजली भी बनती है, बिजली भी बनती है तो फटता भी है, बिजली घर भी फटता है। रूस में चेरनोबिल में दुर्घटना घटी थी, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, जापान में फुकुशिमा में हुआ था, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, भूकंप आया था, तो वहाँ का परमाणु घर में विस्फोट हो गया था जो बिजली बना रहा था। तो इस प्रकार से उसके जो रेडिएशन फैलते, और जापान ने तो वैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पे 6 और 9 अगस्त को तो झेला ही है, 1945 में परमाणु बम का हमला। तो उससे बेहतर, जापान से बेहतर कौन समझ सकता है कि उसका कितना नुकसान होता है। तो इसीलिए हथियारों की कटौती की बात की जाती है, उसका शांति से प्रयोग करने की बात की जाती है। और साल्ट 2 जो समझौता हुआ 1974 में हुआ, साल्ट 1 1967 में हुआ, ये सब समझते रहिए आप लोग। स्टार्ट आया, तमाम चीजें ऐसी आई, जिनेवा में कई वार्ताएं हुई जिसमें जो स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, START इसका फुल फॉर्म है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, इसमें भी आया कि किस प्रकार से हथियारों की कटौती की जाए। तो ये सब तमाम चीजें आई। उसके बाद जो है रोनाल्ड रीगन, और अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, पहले ये फिल्मों में काम करते थे, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रीगन। रीगन के समय में और मिखाइल गोर्बाचोव जो रूस के जो राष्ट्रपति थे, दोनों के बीच में वार्ताएं हुई कि किस प्रकार से शस्त्र नियंत्रण किया जाए, जो शस्त्रों की होड़ है उसको किस प्रकार से सीमित किया जाए। लेकिन कोई बात नहीं हुआ, कोई मतलब इसका हल ही नहीं आया। ये बातचीत केवल नवंबर 1985 में, उसके बाद इसका कोई हल नहीं निकला। और हथियारों के बढ़ने का कारण सब लोग जान लें, उसका सबसे बड़ा कारण शीत युद्ध था। शीत युद्ध के समय में जब विश्व 2 गुटों में बट गया, रूस और अमेरिका के गुट में बटा, जिसको पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट बोलते हैं। रूस को पूर्वी गुट और अमेरिका को पश्चिमी गुट। तो उस समय क्या था, रूस ये 5 परमाणु बम बनाता था तो 10 दिन बाद अखबार में आता था कि अमेरिका ने 10 बनाया, या यदि अमेरिका 20 बनाता था तो 40 बनाता था। इस प्रकार दोनों के पास लगभग 6,500-7,000 परमाणु बम हो गए थे। सब लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, 1970 तक दोनों के पास 6-6 हजार से ज्यादा परमाणु बम थे, जिसको उन्होंने 1967 के बाद और 1900 CTBT जो आया उसके दबाव में इन लोगों ने अपने हथियार नष्ट किए हैं। तब भी इन लोगों के पास अभी भी 1-1 हजार परमाणु बम हैं, बिल्कुल ये फैक्ट है। और भारत के पास परमाणु बम की संख्या, भारत से वैसे आधिकारिक रूप से नहीं बताया है, लेकिन हमारे देश में परमाणु बम की संख्या 200 है, 200 या 300 हो सकती है। तो वहीं पाकिस्तान के पास भी लगभग 150-200 हो सकता है। तो इस प्रकार से हथियार सभी लोगों के पास है, और ये बहुत घातक हथियार होते हैं, सब लोग जानते हैं। एक बार कहीं दग जाए तो 300-400 किलोमीटर में सब राख ही राख हो जाएगा, चाहे वो पेड़ हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, उससे कोई बच नहीं सकता। और उससे भी खतरनाक है जैविक हथियार, जो कोई कोरोना टाइप का वायरस छोड़ दे, वो भी बहुत खतरनाक है। हाइड्रोजन बम है, वो भी बहुत खतरनाक है। तो सब चीज पे रोक लगाने का प्रयास जो है निःशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण में होता है। सब लोग इसको जान लें। मैंने 3-4 नाम लिया है। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, ये 1991-93 में आया। और साल्ट जो आया 1970 और 1980 के दशक में आया। और
सब लोग इसको जाने किस प्रकार से जो ये सब आए, तो किस प्रकार से जो 4-4 5-5 हजार किलोमीटर मारक क्षमता करने वाले जो सीबीएम थे, सीबीएम मतलब कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो थे, उनको किस प्रकार से रोकने का प्रयास किया गया। और हथियार, रासायनिक हथियार निषेध संधि 1993 में आया। 1993 मतलब कि जो रसायन के हथियार हैं, जो रासायनिक द्वारा, जैसे कि नाइट्रोजन गैस छोड़ दो, हाइड्रोजन गैस छोड़ दो, या हाइड्रोजन बम लगा दो, या कोरोना छोड़ दो, ये सब रासायनिक हथियार हैं। तो इसके लिए भी 1993 में पूरे विश्व में 160 देशों ने हस्ताक्षर किए। 13 अप्रैल 1993 को 160 देशों ने पेरिस में रासायनिक हथियार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह संधि 29 अप्रैल 1997 से लागू है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग चुपके चुपके अपना खोज कर ही रहे होंगे, कोई जानता नहीं किस देश में क्या चल रहा है। इसी प्रकार सीटीबीटी जो 1994 से 96 में प्रकट हुआ अचानक, और 98 में इसको पारित भी कर दिया गया। लेकिन 2-3 देश हैं जिसका मैंने नाम लिया है, उसने अभी तक सीटीबीटी पे दस्तखत नहीं किए हैं। वह है पाकिस्तान, भारत, उत्तरी कोरिया। सब लोग इसको जान लें। अमेरिका भी इससे दूर रहा है, अमेरिका भी अपने देश में लागू नहीं किया, खाली दस्तखत कर दिया है। तो ये सब भी चीजें समझने की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से जो है राजनीति होती है। और भारत ने जब जब परमाणु परीक्षण किया तब तब भारत के ऊपर आर्थिक नाकेबंदी लगाई गई है। आर्थिक नाकेबंदी का मतलब ये होता है कि भारत के साथ कोई व्यापार समझौता दूसरे देश का नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो तुम भी नहीं करोगे, यही वाली बात थी। 98 में जब अमेरिका ने कहा हम व्यापार नहीं करेंगे, तो उसने जापान और अन्य देशों से भी कहा कि भारत के साथ व्यापार न करो, और 2-3 सालों पे रोक लगी थी। तो ये सब चीजें होती हैं कि किस प्रकार से हम शस्त्र नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सही ठहरा सकते हैं या गलत ठहरा सकते हैं। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आएगा नवीन विश्व व्यवस्था। नवीन विश्व व्यवस्था ऐसे ही समझ लीजिए कि होता क्या है। नवीन विश्व व्यवस्था का मतलब है कि जो नई चीजें हैं वो किस प्रकार से निकल करके आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से नई चीजें निकल के आ रही हैं। तो उसमें नई चीजों में यह है कि अब भी विज्ञान और अर्थव्यवस्था के नाम पर लोगों को उपनिवेश बनाया जा रहा है। कंपनियां जगह जगह लागू हो रही हैं, लगाए जा रहे हैं, सामान बन रहे हैं, एक देश दूसरे देश पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, आर्थिक शक्ति का निर्माण हो रहा है, हथियार, नए नए हथियारों की खोज हो रही, नए नए लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं। तो ये सब इसमें आएगा नवीन विश्व व्यवस्था। नवीन विश्व व्यवस्था में जो पुरानी विश्व व्यवस्था से उसमें किस प्रकार कारगर है, इसका कोई बहुत ज्यादा चिंतन तो नहीं किया गया है। लेकिन नवीन विश्व व्यवस्था जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसमें ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि हम किस प्रकार से नवीन विश्व व्यवस्था को देखते हैं। और नवीन विश्व व्यवस्था में जैसे कि मैंने बताया, इसमें शक्ति संतुलन का जो परिभाषा अभी मैंने कहा, इसमें नवीन विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन का कोई मतलब नहीं रह जाता, राष्ट्रहित का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सब चीजें वैश्वीकरण के आधार पर चलती हैं, और वैश्वीकरण के आधार पर चलने के कारण नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होता है, जो कहीं ना कहीं ये होता है कि किस प्रकार से हम चीजों को आगे बढ़ करके अपने हितों को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। तो ठीक है, ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध की। शीत युद्ध होता क्या है, बहुत लोग इसमें से नाम नहीं सुने होंगे। शीत युद्ध का क्या मतलब है, कुछ लोग जानते होंगे। कोई बता सकता है शीत युद्ध क्या है? सर, बिना हथियार के युद्ध करना। बिना हाँ, हथियार। बिल्कुल, बिना हथियार के जो युद्ध हो उसको शीत युद्ध कहते हैं। आपसी मतभेद हो जाता है। हाँ, विचारधाराओं के मतभेद की लड़ाई है, उसको शीत युद्ध बोलते हैं। और शीत युद्ध की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के बाद और पूरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 से ही, खास तौर से अक्टूबर के बाद से शीत युद्ध का शुरुआत होता है। और यह शीत युद्ध जो है अपने आप में बहुत ऐसी चीज थी, लगा कि विश्व कभी भी युद्ध कर सकता है। इसमें क्यूबा का मिसाइल संकट एक आता है 1960 के दशक में। ऐसे लगा कि क्यूबा के चक्कर में कहीं अमेरिका और रूस का युद्ध ना हो जाए, क्योंकि क्यूबा को सोवियत संघ, जिसका पूर्व नाम सोवियत संघ था, रूस का पूरा नाम पहले क्या था, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था। और इसका नाम रूस हुआ 1991 में, जब रूस के 15 देश उसके संघ से अलग हो गए, तो इसका नाम केवल रूस हो गया।
और अमेरिका के साथ तो उसके पश्चिमी देश थे ही, जिसमें नाटो वगैरह भी उसके साथ थे। यूरोप में नाटो का मुख्यालय कहाँ है, कोई बता सकता है? चलो ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। तो शीत युद्ध जो है अपने आप में क्या है कि शीत युद्ध जब ये समझौता किया गया था 1945 में याल्टा सम्मेलन में, कि जब रूजवेल्ट थे, विंस्टन चर्चिल थे, जोसेफ स्टालिन थे, इन लोगों ने आपसी समझौता किया कि विश्व को शांति बनाए रखना है, युद्ध कभी नहीं करना है। तो ये चीजें जो अपने आप कहीं ना कहीं युद्ध के रूप में ना हो करके एक आपसी तनाव के रूप में जो प्रकट हुई, इससे शीत युद्ध की उत्पत्ति होती है। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो मतभेद होते हैं, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, इससे पूंजीवाद अमेरिका समर्थक था और साम्यवाद सोवियत संघ का समर्थक था। तो पूंजीवाद व्यवस्था में अमेरिका केवल पूंजीवाद की बात करता था और सोवियत संघ अपने यहाँ साम्राज्यवाद के नीतियों को काटने के लिए साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था और समाजवादी आंदोलनों को बढ़ावा देना चाहता था। इसलिए साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में जो संघर्ष था उसको जो है क्या कहते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये साम्राज्यवाद को साम्यवाद को बढ़ाने का कार्य किया रूस ने और पूंजीवाद को बढ़ाने का कार्य किया अमेरिका ने। तो ये चीज समझो। उसके बाद है यूनान में भी साम्यवादी प्रसार हो गया। जब ये माना जाने लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो बहुत सारे देश तो कंगाल भी तो हो चुके थे। जर्मनी का विभाजन हो चुका था, पता है? जर्मनी जो हिटलर के अधीन लड़ाई लड़ रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी दो भागों में बटा, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। कोरिया दो भागों में बटा 1950-51 में, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। आज तक वो इकट्ठा नहीं हो पाया, लेकिन जर्मनी जब शीत युद्ध 1991 में खत्म हो गया तो जर्मनी का एकीकरण हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, रूस का विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। ये सब लोग जानिए, सब कहानी है, इतिहास से सब लोग पढ़ लेंगे। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। शीत युद्ध का विकास में कई चरण माने जा सकते हैं। 1946 से 53 को प्रथम चरण बोलते हैं, जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ हथियारों की दौड़, तकनीकी दौड़। यदि रूस चांद पे कुछ भेज रहा है तो अमेरिका भी चांद पे भेज रहा है। यदि रूस कहीं सैटेलाइट छोड़ रहा है तो अमेरिका भी छोड़ रहा है। मतलब विज्ञान के साथ साथ हथियार इतना तेजी से विकास हुआ जितना तेजी से और कभी नहीं हुआ। हमेशा रोज कोई ना कोई खोज करके सोवियत संघ निकालता था कि आज मैंने ये खोजा, हथियारों में मैंने ये बनाया, तो अमेरिका के भी अखबार में निकलता था कि ये मैंने बनाया। तो इस प्रकार से जो एक दोनों देशों में होड़ थी आगे बढ़ने की शीत युद्ध के समय, वो कहीं ना कहीं विश्व को शांति की तरफ ना ले जाके अशांति की तरफ ले जा रही थी। और भारत कहीं नहीं था, जैसा कि मैंने बताया, भारत गुटनिरपेक्ष था, किसी भी शीत युद्ध के किसी भी गुट में, ना साम्यवादी गुट में ना पूंजीवादी गुट में शामिल था। सब लोग इसको जाने समझे, ठीक है। अमेरिका ने 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये भी किया कि जो देश गरीब थे उनको पैसा देने का बात किया। पैसा क्यों दिया? कि ताकि वो कहीं रूस के तरफ ना चले जाएं, सोवियत संघ के तरफ ना चले जाएं। इसलिए उनको डॉलर दे रहा था, जिसको मार्शल योजना बोलते हैं। तो उसने, अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता दी मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि वो यूरोपीय देश कहीं रूस के खेमे में न चले जाएं और रूस की जनसंख्या, रूस की देशों की संख्या बढ़ जाए कि रूस समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पीछे चला जाए। ये चीजें भी चल रही थी। 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी भी सोवियत संघ ने कर दी थी, क्योंकि बर्लिन जो था उसके अमेरिका के खेमे में था, पश्चिमी जर्मनी जिसको कहते हैं। उसी प्रकार जर्मनी का विभाजन तो मैंने बताया ही। 1949 में अमेरिका के मित्र राष्ट्रों ने नाटो का निर्माण किया, इसके चलते भी शीत युद्ध और भड़कता गया। 1950 में कोरिया, मैंने बताया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया वाला। शीत युद्ध विस्तार जो दूसरा चरण है 1953 से 63 के बीच में आता है। इसमें सोवियत संघ द्वारा सबसे पहला परमाणु परीक्षण शीत युद्ध के समय में किया गया। हालांकि परमाणु बम तो अमेरिका के पास था, 1943 में ही बन गया था। टेस्टिंग उन्होंने जापान के ऊपर की, लेकिन शीत युद्ध के समय सबसे पहला यदि कोई शीत युद्ध को में समय हथियार परीक्षण किया तो सोवियत संघ था। उसके बाद अमेरिका ने भी शुरू किया।
सोवियत संघ अमेरिका दोनों यही सब करते रहे, हथियारों को बढ़ोतरी कर दिए दोनों देशों ने। उसके बाद 1956 में स्वेज नहर का संकट आता है। स्वेज नहर सब लोग नाम सुने होंगे, जो एक प्रकार का समुद्र में जो एक नहर बनाई गई है, हल्का सा पतला सा, ताकि जहाज का व्यापार हो सके, जिससे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की दूरी जो है कम हो गई है। तो स्वेज नहर का संकट भी आया, अमेरिका ने बंद कर दिया था। ठीक 1957 में आइजनहावर एक थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि यदि साम्यवाद से कोई खतरा होता है तो हम किसी भी सेना को कहीं भी भेजने के लिए बाध्य होंगे। ये 1957 में अमेरिका ने घोषित किया, तो ये डायरेक्ट लड़ाई हो गई सोवियत संघ के साथ। तो इस प्रकार से ये सब चलता रहा। और जैसा कि मैंने बताया 1960 के दशक में 1967 1962 के बीच में जो क्यूबा मिसाइल संकट था, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें कारक रहा शीत युद्ध को बढ़ाने में। और एक चरण आया 1963 से 1979 तक, 1979 1963 टू 1979, जिसमें शीत युद्ध में धीरे धीरे तनाव कम हुआ। ठीक है, ये भी युग आया जिसमें मतलब कि परमाणु युद्ध को भयावहता को देखते हुए कहा गया कि परमाणु युद्ध की कटौती की जाए और परमाणु हथियारों की कटौती की जाए, कच्चे माल की आवश्यकता को बढ़ावा दिया जाए, सभी देशों को इसको लाभ हो, राष्ट्रीय हितों में वृद्धि की जाए, ये सब था। उसके बाद 1980 के बाद 1989 नए शीत युद्ध जिसका नाम कहते हैं उसमें आया, जिसमें अफगानिस्तान संकट 1970 के दशक में अफगानिस्तान जो संकट था उसके चलते, जिसमें अफगानिस्तान के संकट का ही परिणाम था तालिबान का जन्म जो हुआ था 1970 के दशक से ही तालिबान की शुरुआत हो गई थी। तो इसको समझने की जरूरत है। शीत युद्ध का अंतिम काल जो 1980 से 89 तक था, उसके बाद सोवियत संघ के खुला नीतियों के चलते, खुली आर्थिक नीतियों के चलते, जिसको ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका बोलते हैं, उसके चलते सोवियत संघ का विघटन शुरू हो जाता है। और सोवियत संघ जब टूट जाता है तो शीत युद्ध अपने आप समाप्त हो जाता है और विश्व क्या हो जाता है, एक गुटीय हो जाता है। विश्व केवल पश्चिमी गुट या अमेरिका के पास शक्ति रह जाती। हालांकि धीरे धीरे रूस ने अभी इतने 1991 के बाद अब तक 2025 तक रूस ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिका डायरेक्ट रूस को कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी भी रूस मजबूत है। तो शीत युद्ध का अंत होता है 1991 में, इसको सब लोग समझिए। और इसका कारण था सोवियत संघ का विघटन। जैसा कि मैंने बताया, सोवियत संघ के साथ कई देश थे, वो सब उससे अलग हो गए। और 1991 में इसका 1990 में आर्थिक दिवालियापन, जिसको ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के द्वारा आया था। तो ये सब पढ़ लेंगे सब लोग। अब हम लोग आगे पहुंचते हैं। आगे में क्या है कि भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति सब लोग जानते हैं। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, ठीक, बर्मा, और कौन से देश बचे? भूटान। हाँ, बांग्लादेश और भूटान। भूटान। हाँ, तो इन देशों के साथ भारत का क्या संबंध है सब लोग पढ़ लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। भारत और पश्चिमी एशिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडो पैसिफिक रीजन, ये एक तो है भारत का जो इंडिया इन द इंडो पैसिफिक, ये जो एक सिलेबस है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। इंडो पैसिफिक किस क्षेत्र को बोलते हैं, किसी को पता है? प्रशांत महासागर, भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र कौन सा है? जो बिल्कुल नीचे का क्षेत्र है, श्रीलंका के पूरब में और बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे वाला क्षेत्र है, उसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए किस प्रकार से भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच जो वार्ता किया गया है, उसके द्वारा किस प्रकार से उसको बढ़ाने की बात करता है, उसको इसमें पढ़ना है। इसका मटेरियल हम भेज देंगे, क्योंकि ये जो हम पीडीएफ भेजें उसमें नहीं होगा। इसमें क्या था, इसमें था कि समुद्र सुरक्षा सहयोग, समुद्र के माध्यम से सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, और इसमें आपदा जो भी आए या समुद्री क्षेत्र की जो भी जागरूकता है, पारस्परिक जो खाद्य निर्भरता है, और इसमें मैत्रीपूर्ण देशों में जो क्षमता निर्माण की सहायता है, वो सब इंडो पैसिफिक में आता है, जिसको हम हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंद प्रशांत क्षेत्र। हाँ, इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत का प्रमुख इसमें साझेदार है, व्यापार साझेदार है।
तो इसको इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सब लोग समझिए। और अभी भी ये चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि इंडो पैसिफिक का कोई कहानी का अंत हो गया है, अभी नई नई चीजें हो रही हैं। एक इसी में एक आया, क्वाड आया है, सब लोग जानते होंगे, नाम नहीं सुने होंगे, QUAD, क्वाड। क्वाड क्या होता है? जो क्वाड होता है वो क्वाड मतलब ऐसे देशों का समूह, 4 देशों का समूह। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 देशों का समूह, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, अमेरिका है। इन देशों के बीच में जो वार्ताएं हुई हैं 2004 के बाद से ही, 2007 से ही इन देशों के बीच में जो वार्ताएं हुई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो वार्ताएं, उसको क्वाड डायलॉग बोलते हैं। और इसको क्या है कि आपसी समुद्री सामरिक नीतियों को बढ़ावा देना, समुद्र के माध्यम से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना और समुद्र के क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बनाना। इससे चीन नाराज रहता है, क्योंकि भारत क्वाड में सम्मिलित है, तो चीन जो है इससे नाराज रहता है। अब रूस भी नाराज रहता है, क्योंकि रूस अमेरिका का दुश्मन मानता है, तो भारत अमेरिका के साथ है। तो क्वाड कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति में जो भी शुरुआत की गई 2007 से, और फिर इसको जो है 2017 में पुनः स्थापित किया गया, कहीं ना कहीं क्वाड के चलते चीन और रूस नाराज रहते हैं। तो क्वाड में 4 देश हैं, मैंने बताया कि भारत को मिला के 3 और हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। ठीक है, तो क्वाड देशों का बात होता है, इसमें लोग आपस में सैन्य अभ्यास करते हैं, वार्ता करते हैं, आपसी व्यापार सहयोग की बात करते हैं, सामान लेन देन जो समुद्री रास्ते हैं उसको खुला रखने का बात करते हैं। और ये चीन के नीचे फिलीपींस, ठीक, सब लोग ध्यान दें, उस क्षेत्र में ये सब दिखाई देता है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, सब लोग इसको नक्शे में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये है। अब हम लोग 6ठे यूनिट में पहुंचते हैं। बस मुझे लगता है कि आधा घंटा और पढ़ा मिलेगा, इसके बाद मेरा गला दर्द हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी आधा घंटा तक और पढ़ाता हूँ। अब बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों का विकास है 6वां यूनिट, जिसमें अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार काम करती है। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में WTO का नाम आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का क्या काम होता है? विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। ठीक, इसका काम क्या है? इसका काम है कि विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना या आर्थिक व्यापार और उदारीकरण को आगे लेकर के जाना, ये WTO का मुख्य कार्य है। अब WTO के पहले इसका पुराना नाम GATT था, GATT। क्या था? GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसमें शुरुआत में 23 देश थे। ठीक है, और ये जो था, चूंकि इसको अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से था, लेकिन अमेरिका इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाता था, इसलिए क्यूबा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन की भी स्थापना हुई, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। लेकिन GATT जो है 1948 से, जो क्यूबा में ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, वो क्यूबा का जो ITO था 1948 से वो GATT के नाम से जाने लगा। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1948 में GATT का नाम दिया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ मतलब शुल्क, ट्रेड मतलब व्यापार, अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। और उसके बाद 1 जनवरी 1995 से इसको GATT का नाम बदल करके WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन किया गया। सब लोग इसको ध्यान देंगे। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और ये चीज, हाँ, यहाँ पे बताने की जरूरत यह है कि बहुत सारे मुख्यालय स्विट्जरलैंड में इसलिए हैं कि स्विट्जरलैंड ने आज तक विश्व में कभी भी विश्व युद्ध हुआ, चाहे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो, किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया, हमेशा उदासीन देश की भूमिका निभाई है। इसलिए स्विट्जरलैंड में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुख्यालय स्विट्जरलैंड में रखे गए हैं या खोले गए हैं। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इसको सब लोग समझिए। और विश्व व्यापार संगठन ये मान के चलता है कि पूरे विश्व में जो व्यापार इस समय है वो 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर, उससे भी ज्यादा होगा मुझे लगता है, ये तो पुराना न्यूज है 10-15 साल का, उससे ज्यादा ही होगा।
और WTO में एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल होता है, एक जनरल काउंसिल होता है, एक व्यापार नीति समीक्षा निकाय मतलब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये सब होता है। ये सब चीजें होती हैं, वो वस्तुओं के आयात निर्यात कर शुल्क व्यापार नीति आज सबकी समीक्षा WTO के माध्यम से होती है। और इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी देश को अपने व्यापार जो व्यापार करने वाले जो आपस में देश हैं उनके बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और विदेशी उत्पादों सेवाओं नागरिकों के बीच में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हमारे देश में कुछ लोग जब पटाखा फोड़ने का टाइम आता है, दीपावली आती है, तो कहते हैं चीन का झालर नहीं जलाएंगे, चीन का बम नहीं फोड़ेंगे। ये असंभव है, क्योंकि हम यदि रोकना हो तो चीन के उत्पादों को भारत में ना रोकें। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं उसमें से 90-91% के हाथ में चाइनीज मोबाइल होगा, जिसको अंदर खोलोगे तो लिखा होगा, बैटरी पे तो जरूर लिखा होगा मेड इन चाइना, चाहे और किसी चीज पे लिखा हो, चाइना लिखा हो। हम लोग चीन का सब चीज प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं रोक सकते उसको? क्योंकि हम WTO विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों से बने हैं, भारत इसका सदस्य देश है, तो हम इससे भाग नहीं सकते। भारत कितना भी अमेरिका के साथ युद्ध कर ले, सॉरी अमेरिका कह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध कर ले, लेकिन पाकिस्तान की चीनी जब जरूरत पड़ती है तो मुझसे मांगते हैं, मंगाते हैं। कोरोना के टाइम पे पाकिस्तान से लगभग 2 मालगाड़ी पूरा 50-50 डिब्बे की चीनी आई थी कोरोना के टाइम पर। और गेहूं, जिसको हम चीन को अपना दुश्मन मानते हैं, कोरोना के टाइम पर हमने बहुत भारी मात्रा में गेहूं आयात किया था चीन से, और हमने अपना भी सामान भेजा, अपना भी सामान चीन को भी भेजा है, पाकिस्तान को भी भेजा है। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा चीज है जो देशों में आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है, व्यापार को बढ़ावा देता है, निवेश कराता है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी कंपनियों को लगाने का कार्य करता है। सरकारों के लिए व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाए। अभी आप लोग सुने होंगे जब ट्रंप ने वो शपथ लिया राष्ट्रपति का, तो उसने कहा कि हम टैरिफ का मूल्यांकन करेंगे। तो उसने कहा कि भारत के साथ व्यापार टैरिफ को हम इतना गुना बढ़ा दिए हैं। भारत ने भी कहा कि यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो इसको हम अपने हिसाब से मूल्यांकन करेंगे। चीन का टैरिफ अमेरिका ने बढ़ा रखा है, जिसे सीमा शुल्क कहते हैं। तो सीमा शुल्क बढ़ाने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी सबसे बहुत धनी देश है पूरे विश्व में। लेकिन अन्य देशों को नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि अन्य देश मिलजुल करके एकता बना करके चाह लें कि हम अमेरिका के साथ ऐसे करेंगे तो टैरिफ में वो कमी लाएगा। तो ये क्या है? ये भी विश्व स्तर पर आर्थिक युद्ध है जो देश चलाते हैं, और आर्थिक युद्ध के माध्यम से अपने विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हित, अपने सख्त संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो WTO की बहुत बड़ी भूमिका है विदेश से व्यापार समझौतों में, तो इसको सब लोग समझें। और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब भी WTO का एक विषय है। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको बोलते हैं, ये भी उसी का विषय है। और एक आता है, कभी कभी नाम आता है कि दोहा डायलॉग। दोहा कहाँ है? कतर में है। तो नवंबर 2001 में दोहा डायलॉग में कुछ व्यापार मंत्रियों ने जो है दोहा का विकास एजेंडा जो तय किया, जिसको बहुत सारा चीज लागू किया गया है। उस दोहा में किसान को सबसे ज्यादा हानि होनी थी, किसानों को, इसलिए उसका दोहा का विरोध भी हो रहा था। सब लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इस प्रकार से ये है। और इसके 164 सदस्य हैं वर्तमान में। 2024 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 166 है, WTO के सदस्यों की संख्या। कुछ ही देश हैं जो WTO के मेंबर नहीं हैं, वो अफ्रीका के कुछ सारे देश हैं, और मुझे लगता है कि WTO का सदस्य देश ये रूस भी नहीं है। WTO मेंबर जो है रूस भी नहीं है। तो इसको भी समझने की जरूरत है। WTO के कौन से सदस्य हैं, देश हैं, कौन से नहीं हैं, ये सब जानने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं। WTO हो गया, अब हम लोग आगे आते हैं EU, यूरोपियन यूनियन किसे कहते हैं? यूरोपियन, यह छोटा छोटा है, इसको सब लोग समझ लीजिए। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक प्रकार का 27 यूरोपीय देशों का समूह है। पहले इसमें 28 था, एक तो वो था ब्रिटेन, वो बाहर हो गया है यूरोपियन यूनियन से, तो अब 27 बचे हैं। 27 देशों का समूह है, और इनका व्यापार, आपसी व्यापार बहुत ज्यादा है। और आपसी व्यापार ज्यादा होने की वजह से
ऐसे देशों को आपसी जो व्यापार करते हैं ये पूरे विश्व में अपनी पहचान, अपनी बढ़त बनाए रखते हैं। और पूरे विश्व का जो इनका जो आय है वो पूरे विश्व का लगभग 10% 15% नेतृत्व जो है यूरोपियन देश करते हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन को मान्यता दी गई है। और यूरोपियन यूनियन को मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि यूरोप के जितने भी देश हैं वो इससे जुड़े हैं, और जुड़ने के चलते जो है ये व्यापार को बढ़ावा भी देते हैं। वह व्यापार हो, चाहे कृषि हो, चाहे मत्स्य पालन हो, या कोई क्षेत्रीय विकास हो, ठीक है, ये सब। और इनका देशों का आपसी जो है आने जाने में कहीं इनको कुछ प्रकार का वीजा नहीं लगता है। एक शेंजन एरिया होता है जिसके चलते कहीं भी जो है ये आ जा सकते हैं। शेंजन एरिया जो है डेवलप किया गया है ब्रिटेन से लेकर के और हॉलैंड पोलैंड तक, जिसमें 29 यूरोपियन देश बिना बॉर्डर के जांच किए अपने पासपोर्ट के माध्यम से एक दूसरे देश में जा सकते हैं। जिसमें से 27 मेंबर में से 25 देश ऐसे हैं जिसको जो है शेंजन एरिया में कहीं भी जा सकते हैं। साइप्रस और आयरलैंड ऐसा देश है जो अपने यहाँ नहीं अलाउ करता है, बाकी कहीं भी वीजा बिना वीजा के यूरोपियन यूनियन में कहीं भी एक देश दूसरे देश के अंदर जा सकते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। इसका अपना संगठन है, सब लोग पढ़ लेंगे। और यूरोपियन यूनियन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका जो है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स का मतलब क्या हुआ? ब्रुसेल्स बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी। बेल्जियम की राजधानी उसमें है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। अब आगे जो आते हैं उसमें क्वाड है। क्वाड मैंने बता ही दिया, 4 देश थे। कौन कौन से थे अभी मैंने बताया, किसी को याद है? सब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। वेरी गुड। हाँ, 4 ये मैंने बता दिया। अब IORA है। IORA जो होता है वो यही है, इंटीग्रेटेड, अरे वो क्या बोलते हैं, इनलैंड इंडियन ओशियन। जो रिम एसोसिएशन है उसको क्या बोलते हैं? इनलैंड जो इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का मतलब समझ रहे हो? भारत का समुद्री क्षेत्र पता है किसी को? भारत का समुद्री क्षेत्र तो पता ही होगा। भारत का समुद्री क्षेत्र का मतलब भारत के समुद्री क्षेत्र कहाँ कहाँ से लगते हैं? जो भारत के अगल बगल दूर दूर तक देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, और अफ्रीका के जो पूर्वी तट वाले क्षेत्र हैं वो हो गया, और उधर कतर वगैरह हो गया। ये सब जो देश हैं ये किस में आएंगे? ये भारत के जो समुद्र है, भारतीय समुद्र का जो एक प्रवाह है, जो सीमाएं दूसरों से लगती हैं, उसको बोलते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय मॉरिशस में है। इसके 23 मेंबर हैं, 23 सदस्य देश हैं। और इसका जो है स्थापना जो हुई थी वो मुझे लगता है कि फरवरी या मार्च में हुई थी, 1997 में हुई थी। फरवरी में हुई थी, देख लीजिएगा आप लोग किस में हुई थी। फरवरी 1997 में हुई थी या मार्च में, जब भी हुई। तो इसके सदस्य देशों की संख्या 23 है। सब लोग इसको ध्यान रखें। इसका काम क्या है? इसका काम है कि धारणीय विकास को बढ़ावा देना। अब इस जो क्षेत्र में है उसमें धारणीय विकास को बढ़ावा देना और बैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित विकास को बढ़ावा देना। जो इसके क्षेत्र हैं आपस में सदस्य देश हैं उसके बीच में धारणीय विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, और जो आपसी हित हैं उनको बढ़ाना, आपसी लाभ है उनको बढ़ाना, उदारीकरण को बढ़ावा देना, और जो वस्तु का आयात निर्यात है उसमें यदि कोई बाधा है तो उनको दूर करना। ये जो है IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य हैं। और इनका जो मुख्य जो बिंदु कवर करते हैं वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसको समुद्री सुरक्षा बोलते हैं, व्यापार, निवेश, इन्वेस्टमेंट, फिशरीज मैनेजमेंट मतलब कि मत्स्य प्रबंधन, और कोई आपदा प्रबंधन है उसकी भी बात करते हैं। अकादमिक तथा वैज्ञानिक सहयोग, एकेडमिक तथा साइंटिफिक कॉपरेशन, ये भी इसमें है। टूरिज्म प्रमोशन है, मतलब कि टूरिज्म का मतलब जो क्षेत्र होते हैं जहाँ लोग टहलने वगैरह जाते हैं उसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? टूरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? टूरिज्म को क्या बोलते हैं? टूरिज्म को हिंदी में कोई बता सकता है? सैर सपाटा वाले टूरिज्म की हिंदी क्या होती है? कोई नहीं जानता है?
तो टूरिस्ट को तो पर्यटक बोलते हैं। हाँ, पर्यटन क्षेत्र, वही पर्यटन क्षेत्र को प्रमोट करना, ये इसका उद्देश्य है। अब अगला जो हम लोग आते हैं वो है आसियान एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसके सदस्य देश जो हैं वो 10 सदस्य देश हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं। इसका भी उद्देश्य आपसी व्यापार समझौता, निवेश, पर्यावरण सुरक्षा, धारणीय विकास, यही सब है। इसको सब लोग पढ़ लेंगे। अब उसमें है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स है। ब्रिक्स ब्रिक्स ऐसे देशों का समूह है जो व्यापार को बढ़ावा देता है, आपसी समझौते को बढ़ावा देता है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, इतने देश हैं, 10 देश हैं। और ये भी आपसी समझौते को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना जो है कब हुई? 2009 में हुई थी। इसकी स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। सब लोग इसको याद रखें, इसको पढ़ लेंगे, अपना मिल जाएगा इंटरनेट वगैरह पे। उसके बाद है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी देशों का समूह है और बिम्स्टेक जो देशों का समूह है वो क्या है? वो तकनीकी तथा आर्थिक देशों का समूह है जो अपने आप में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसमें भारत और उसके जो पूर्वोत्तर राज्य के जो सटे हुए देश हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इनका अपना संगठन है। तो भारत को मिला करके कितने देश हो गए? इसके 7 देश हैं। 7 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1997 में हुई और 1997 से ये कार्य कर रहा है, 27 साल से। और इसमें भी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें व्यापार ही नहीं, ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन, तकनीकी, मत्स्य, कृषि क्षेत्र, लोगों का स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक सहयोग, इस सब की बात जो है बिम्स्टेक में की जाती है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार का संगठन है जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये 1900 कब बना? 1997। ठीक है। अब अगला जो है वो सार्क है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसका मुख्यालय जो है नेपाल में है, काठमांडू में। इसमें भी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है और 9 जो है इसके ऑब्जर्वर सदस्य देश हैं। इनका भी उद्देश्य वही है, आपसी व्यापार समझौता, पर्यावरण विकास, पर्यटन आदि को बढ़ावा देना। तो ये सब क्षेत्रीय संगठन में आएंगे। और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन है वो WTO है। क्षेत्रीय संगठन में यूरोपियन यूनियन आएगा, क्वाड आएगा, IORA आएगा, आसियान, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, सार्क, ये सब क्षेत्रीय संगठन है। जो असली जो इंटरनेशनल संगठन जो सिलेबस में है वो विश्व व्यापार संगठन, जिसमें 166 सदस्य देश 2024 तक हैं। अब संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो भी है ये 1999 के बाद जब बातचीत हुई आपस में, तो 2001 में कई देश आपस में मिलकर के बैठे। जो बहुत बड़ा ये देश का समूह है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। इसमें बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, ये सब जो है 2001 में मिलकर के बैठे। फिर धीरे धीरे इसमें अन्य देश भी सम्मिलित होते चले गए और 2017 में इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान को भी जोड़ा गया 2023 में। ठीक है। ईरान 2023 में आया। बेलारूस जो देश है वो 2024 में अभी नया नया जुड़ा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं कहीं ना कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का सबसे नवीन देश, सदस्य देश का नाम लिखिए, तो उसमें बेलारूस का नाम आएगा। तो ये सब देश हैं इससे साथ जुड़े हुए हैं। संघाई 5 की बात है जो 1996 में इकट्ठा हुए थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। तो इस प्रकार से चीन, रूस इतना बड़ा है कि इसको जब नक्शे में देखिए तो मुझे लगता है 90% एरिया यही कवर कर लेते हैं। फिर भारत है, फिर उसके बाद उसी प्रकार से बड़े बड़े देश हैं, ईरान वगैरह है।
ईरान हो गया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो अपने आप वो क्षेत्र कवर हो जाता है। बीच में एक तो मंगोलिया मंगोलिया है, वो शायद इसका सदस्य देश नहीं है, ऑब्जर्वर के रूप में है। बाकी जो देश हैं जैसे कि नेपाल हो गया या भूटान वगैरह हो गया, उसके नीचे के देश वो डायलॉग हैं, मतलब संवाद को केवल आपसी बढ़ावा रखते हैं। इनका भी कार्य यही है, आपसी व्यापार, समझौता और ऊर्जा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पर्यावरण संरक्षण, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकना, यही सब इन लोगों का काम होता है संघाई। अब अगला जो टॉपिक है वो है मेकांग गंगा कॉपरेशन। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, सब लोग इसको ध्यान दें। मेकांग गंगा कॉपरेशन ये क्या है? मेकांग गंगा कॉपरेशन है, मेकांग नदी जो आगे चल करके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, तो मेकांग नदी जो निकलती है उसका जो एक क्षेत्र है मेकांग का बहने का, और गंगा में जाकर के जो मिलती है वो जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की जो नदी मेकांग है, उसका जो फ्लो है वो क्या है कि उसके और गंगा के बीच में जो क्षेत्र पड़ते हैं, उस क्षेत्र में आने वाले जो साउथ वेस्ट चाइना से जो नदी ये निकली है, उस क्षेत्र में जब आने वाले म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद ये सीधे आके कलकत्ता के आसपास वहां उसमें मिल जाती है। उसमें उस क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं टच करता है इरावदी रिवर के आसपास, उस एरिया को टच करता है, और बंगाल की खाड़ी के अगल बगल कंबोडिया के नीचे जाकर के वो बहता है। तो इसका जो आपसी तालमेल है मेकांग का, गंगा का, इसका मतलब यही है कि आपस में जो समझौते हैं, जो सहयोग है, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, और लाओस में हुआ था इसका स्थापना 2000 में, आज से 25 साल पहले। और इसमें भी वही है, आपसी सहयोग, अर्थ, व्यापार, कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, यही सब है इसमें। और इसमें जो समुद्री कनेक्टिविटी है, जो समुद्र के माध्यम से जल व्यापार है, और जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, ये सब इसमें चर्चा की जाती है। तो ये सब इसको जान लीजिए। अब 7वां यूनिट है जिसमें भूमंडलीकरण है, इसको भी हम जल्दी बता देते हैं, बाकी चीजें बहुत छोटी छोटी हैं। भूमंडलीकरण क्या होता है, सब लोग इसको जानने का प्रयास करें। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से पूरा देश लगता है कि एक हो गया है। भूमंडलीकरण क्या है? पूरा देश जिसमें लगभग एक जैसा प्रतीत होता है, उसको भूमंडलीकरण कहते हैं। इसकी शुरुआत 1990 के पश्चात 1994 से मानी जाती है, जिसमें तकनीकी या कोई भी गतिविधि है, तकनीकी है, विज्ञान है, आर्थिक है, पूरी तरीके से विश्व स्तर पर एक जैसा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि जो सैमसंग का फोन हम चलाएंगे उस मॉडल का, वही मॉडल ये चीज उज्बेकिस्तान, इंग्लैंड या जो भी है कंबोडिया या अमेरिका में मिलेगा, उससे बिल्कुल इतर नहीं मिल सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। मतलब पूरी तरीके से विश्व स्तर पर एक प्रकार के उत्पाद, एक प्रकार के लक्ष्य, एक प्रकार के कार्य करने के तरीके जो शुरुआत हो जाए। और इसकी भूमिका में सबसे बड़ा भूमिका जो निभाता है वो WTO की भूमिका आती है, क्योंकि इसने विश्व व्यापार को एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में बदल दिया था। इसलिए भूमंडलीकरण जो है, जिसे वैश्वीकरण भी बोलते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक प्रकार का कारक है, जिसमें संपूर्ण विश्व बाजार को एक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो जो चीज हम यहाँ खाएंगे, पिज्जा, अच्छा KFC वगैरह जो मिलता है ऑनलाइन, चिकन वगैरह जो दुकान पे मिलता है, बनारस में है कहीं, तो या कोई भी खाने पीने की चीज है, पिज्जा, जैसे कोई पिज्जा का नाम सुना, इटालियन पिज्जा, अब वही पिज्जा जो इटली में मिलेगा, वही पिज्जा तुमको लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बनारस में मिल जाएगा, वही अमेरिका में सेम स्वाद का पिज्जा मिलेगा। तो ये क्या है? इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। खाने पीने का चीज, तकनीकी, इंटरनेट, कंप्यूटर, कुछ भी सब वैश्वीकरण है। तो ये चीजें हैं वैश्वीकरण। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म, हॉलीवुड का फिल्म, जो मूवी हम यहाँ देखेंगे, अभी 2 जुलाई को एक फिल्म रिलीज होगी डायनासोर वाली, वो 2 जुलाई को अमेरिका में रिलीज होगी, लेकिन वो भारत में भी जगह जगह जैसे लखनऊ वगैरह में भी रिलीज की जाएगी। तो इसका कारण क्या है? वैश्वीकरण है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है उस फिल्म को जुरासिक वर्ल्ड के माध्यम से। तो वो अमेरिका में भी रिलीज करेंगे, जापान में भी रिलीज करेंगे उनके भाषा में, चीन में रिलीज करेंगे उनकी भाषा में, भारत में रिलीज करेंगे हिंदी में, अमेरिका में रिलीज करेंगे अंग्रेजी में। तो इस प्रकार से भूमंडलीकरण का एक मैंने उदाहरण बताया किस प्रकार से
जो है उदाहरण होता है। टी शर्ट जो हम लोग पहनते हैं, स्मार्ट वॉच लगाते हैं, सब भूमंडलीकरण की देन है। ये तकनीक नहीं होती तो विंडो का कंप्यूटर क्या हम लोग चला पाते? ये तकनीक नहीं होती क्या भारत के पास मोबाइल हो पाता? भारत के पास जितनी भी तकनीकी वाली चीजें हैं सब बाहरी हैं, लगभग लगभग 90 से 95%। और हम लोग तकनीकी पर ही निर्भर हैं। हम लोग असेंबल कर रहे हैं, उस देश उसको निर्माण कर रहे हैं। असेंबल का मतलब हम लोग खाली नट बोल्ट लगा के कस देते हैं मोबाइल। अब बनता कहाँ से है उसके अंदर का सब हिस्सा? चीन, ताइवान। ताइवान सबसे बड़ा चिप कंपनी है, वहां पर बनता है। अमेरिका की चिप कंपनी इंटेल है, वहां पे बनता है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब समझने की जरूरत है। और वैश्वीकरण से विश्व बाजार और कुछ चीजें इजी भी हुई हैं। अब पहले हम लोग कहाँ देख पाते थे कि ये फिल्म देख लो, तो इंतजार करना पड़ता था कि अमेरिका में 1997 में निकला तो भारत में आते आते वो 1999 हो गया। 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था। अब चीजें बहुत सरल हो गई हैं। उसी का दिन, ठीक उसी दिन सब चीजें हम लोगों को मिल जाती हैं। तो ये वैश्वीकरण है, इसको सब लोग पढ़ लेंगे। और वैश्वीकरण में इसमें लिखा हुआ है कि इफेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोवरेनिटी ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल, वैश्वीकरण से संप्रभुता भी प्रभावित होती है। कुछ देश तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे हैं तो दूसरे देश को दबाने का प्रयास करते हैं। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या है? इसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं। भूमंडलीकरण से कोई बच नहीं सकता, ये मेरा विचार है, भविष्य में या कभी भी नहीं। भूमंडलीकरण से बचना है तो अपने आप में वो तकनीकी विकसित करनी पड़ेगी ना, जो तकनीकी पूरे विश्व में चल रही है, वैसा असंभव है। और लिखा है कि एसेंडेंसी ऑफ चाइना। चाइना का किस प्रकार से प्रभुत्व हो रहा है ये भी सिलेबस में है। प्रभुत्व इसलिए हो रहा है कि चाइना ने जितनी ज्यादा तकनीकी का विकास किया, उसकी सड़कें, उसके रेल निर्माण, उसमें बुलेट ट्रेन, कोई भी चीज चाइना का यूट्यूब पे देख लो, वो चीज लगता है कि चाइना विश्व में, पूरे विश्व में बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक है मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई है। तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आर्थिक आधार पर हुई है, ना कि सैनिक आधार पर। सब लोग इसको ध्यान देंगे। सेना के मामले में अभी भी अमेरिका और कुछ देश बहुत आगे हैं। और आर्थिक आधार पर देश जो आगे हैं उसमें जो है भारत, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ये सब देश बहुत आगे हैं। ये सब देश बहुत आगे हैं आर्थिक आधार पर। लेकिन यही चीज अब भारत में अर्थव्यवस्था सुने हैं कि चीन से भी, जापान से आगे बढ़ के तीसरे नंबर पे हो गया है। अभी कुछ दिन पहले जिस दिन सीज फायर युद्ध चल रहा था, सीज फायर ने जिस दिन युद्ध की घोषणा हुई 8 मई को, इसी महीने में, उसी दिन खबर भी आता है, खबर आता है कि भारत ने तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो उस तीसरे नंबर पर कैपिटा इनकम भी तो देखिए, किसको पीछे कर दिया है? कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम भी अगर देखी जाए तो भारत बहुत ना पीछे है। वही उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो अर्थव्यवस्था तो बन गया तीसरा, लेकिन अहाद को, महेंद्र प्रकाश को उससे क्या लाभ मिल रहा है? या ओबरा में मेरे बगल में, मकान के बगल में जो सड़क है उसमें जो ठेला लगा रहा है उसको उससे क्या लाभ हो रहा है? सबसे बड़ी बात है। अब यही चीज दूसरे देशों में देखने को मिलता है कि वहां जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है उससे पूरे देश को, पूरे समाज को लाभ होता है। भारत में ये चीज करने की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है तो समाज के उन तबकों को भी, हमारे यहाँ तो अभी भी नेता लोग खुद ही स्वीकार करते हैं कि 60 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जी रहे हैं। तो 5 करोड़ राशन फ्री में सरकार दे रही है और अर्थव्यवस्था तीसरे चौथे नंबर की है। इसमें बड़ा विरोधाभास है। इसको आप लोग समझिएगा। एज ए शिक्षक मैं ये प्रश्न दिमाग में डाल रहा हूँ कि क्या इसको कैसे परिवर्तन किया जाए, इसको किस नजरिए से देखा जाए। अब 8वां यूनिट लास्ट यूनिट है, इसमें है इंटरनेशनल रिलेशन में इंड ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का इंड मतलब कि विचारधारा का अंत क्या होता है? इंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधाराओं का अंत क्या होता है? विचारधारा का मतलब कि ये माना जाता है कि जो विचारधाराएं थी, जो भी विचारधाराएं थी, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये सब इसलिए नष्ट हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया? भूमंडलीकरण पूरी तरीके से हावी हो गया। और इंड ऑफ आइडियोलॉजी में बहुत सारे जो समर्थक रहे हैं और उसके बहुत सारे जो है उसके बहुत सारे प्रवर्तक रहे हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन हैं, वो लिखते हैं, और तमाम लोग ऐसे लिखते हैं, डेनियल बेल वगैरह लिखते हैं कि विचारधाराओं का अंत हो गया है। जैसे साम्यवादी विचारधारा है या कोई उदारवादी विचारधारा, नारीवादी विचारधारा, अब सब चीजें जो है क्या है, एक जैसी हो गई हैं। एक जैसी जो है चीजें जो है निकल करके आई हैं। तो इसको जो है
हम किस प्रकार से देखते हैं इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, इन डेप्थ आइडियोलॉजी। उसी प्रकार से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, ये सैमुअल पी हंटिंगटन का है। इन्होंने कहा कि सभ्यताओं में अब कोई क्लैश, सभ्यता, कुछ भी सभ्यताएं होती हैं वो आपस में जो लड़ती हैं उसी के माध्यम से इतिहास का निर्माण होता है। और सभ्यताओं की लड़ाई ही वर्तमान समय में विश्व के राजनीतिक गतिविधि को प्रभावित कर रही है। जैसे सभ्यताओं की लड़ाई में जैसे नाम लिया जाता है कि किस प्रकार से ईरान इराक युद्ध हुआ, किस प्रकार से अफगानिस्तान का तालिबान और अमेरिका में जो 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, वो इन्होंने जोड़ दिया उससे, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से, कि मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज, मुस्लिम समाज या अन्य समाज, उसको जो इन्होंने जोड़ा है अपने मुद्दे पे जो 8वें यूनिट में है, उसकी बात हो रही है। तो ये भी चीजें देखने की जरूरत है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मुख्य बिंदु क्या है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मुख्य बिंदु है कि जो सभ्यताएं हैं वो आपस में लड़ती हैं, और उस लड़ने के चलते जो है किस प्रकार से आपसी जो सभ्यताओं का संघर्ष होता है, वो सभ्यताओं का संघर्ष किस प्रकार से दिखाई देता है। और सभ्यताएं चीन में भी हैं, रूस में भी हैं, तो अफ्रीका के ऊपरी क्षेत्र और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम सभ्यता, अमेरिका की सभ्यता, लैटिन अमेरिका की सभ्यता, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की सभ्यता एक जैसी मानी जाती है। तो वेस्टर्न सभ्यता, इस्लामिक सभ्यता, बौद्धिस्ट सभ्यता, हिंदू सभ्यता, अफ्रीकन सभ्यता, ये सब जो आपस में सभ्यताएं हैं, इनका जो अपना संघर्ष है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने इसको बताया है। और सैमुअल पी हंटिंगटन अमेरिकी था और हार्वर्ड का प्रोफेसर था, तो उसने जो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी का नाम दिया है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यह व्यक्ति पैदा हुआ था 1927 में, और सैमुअल पी हंटिंगटन की मृत्यु आज से 17 साल पहले 2008 में हुई थी। तो उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1993 में दिया। सब लोग नोट कर लीजिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1993 में है, सभ्यताओं का संघर्ष। उसके बाद है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब कि एक देश के सीमाओं से दूसरे देश में आतंकवाद फैलाना, इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बोलते हैं। जैसे भारत का पाकिस्तान हो गया, या तालिबान का अमेरिका में, इतनी दूर अमेरिका है लेकिन अफगानिस्तान के लोग, तालिबान के लोग आतंकवाद गतिविधियों को अमेरिका में अंजाम दिए। या फ्रांस में जो गतिविधियां हो रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो रही फ्रांस में, पहले 1-1.5 साल पहले सुनने में आता था कि कहीं यहाँ बम फूट रहा है, कोई किसको मार रहा है, कोई किसी का सिख का पगड़ी नहीं अलाउ कर रहा है, तो कोई मुसलमान का दाढ़ी नोच ले रहा है, कोई जो है बुर्का नोच ले रहा है। तो ये सब चीजें फ्रांस में चल रही थी जो अभी बंद हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा चली, इसको भी उसी से जोड़ के देखना चाहिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या ड्रग वगैरह है, ये सब इसकी बात है। ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है, सब आप लोग पढ़ लेंगे। पर्यावरण की राजनीति है, पर्यावरण की राजनीति यही है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने की बात की जाती है, और ताकि पृथ्वी इतनी गर्म ना हो जाए कि आने वाले समय में ग्लेशियर पिघल जाए और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाए, तो इसकी बचाने की बात होती है। धारणीय विकास की बात होती है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया है, एसडीजी बनाया गया है, जो आने वाले 5-10 वर्षों में जिसको पूरा किया जाने का लक्ष्य है। कार्बन कटौती का लक्ष्य है, मतलब जो कार्बन उत्पादन देश, ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं, उसमें कटौती का लक्ष्य है। तो कार्बन इमिशन को काटने का लक्ष्य है। तो ये सब पर्यावरण की राजनीति है। पर्यावरण की राजनीति का मतलब अधिक से अधिक हम विश्व में पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि लोग, आने वाली पीढ़ी भी जिंदा रह सके इस पृथ्वी पर। ये जो है इसको भी हम लोग को पढ़ना है। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जिसको हम जानने का प्रयास करते हैं। अब इसमें कोई चीज छोटा छाटा हो तो कोई बताए, नहीं तो बंद किया जाए। बहुत देर से क्लास चल रहा है। जी सर। कोई बताओ कुछ है तो। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में यही सब आएगा, ये सब आएगा। सर क्लाइमेट। लास्ट में 10-5 मिनट का वो क्या कंफ्यूजन के लिए। हाँ हेलो बोलो। सर, हाँ करें कि सर लास्ट में 10-5 मिनट के लिए जो कंफ्यूजन हाँ, तो हम भी तो कह ही रहे रखेंगे हैं, तो तो कह ही रहे हैं, पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने बोला कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे है, लेकिन हाँ ऐसा पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 1,25,000 का कर्जा है, वो कैसे? हाँ हाँ,
वो कैसे है? कर्जा इसलिए है क्योंकि भारत ने विदेश बैंक से और तमाम विश्व बैंक से और तमाम जगहों से कर्जा ले रखा है ना, उसको भी तो निपटाना है। और तमाम देशों से भी लोन ले रखा है भारत ने, तो ये भी लौटाना है। तो उसको लोग ऐसा जो आर्थिक सलाहकार हैं या आर्थिक विद्वान हैं, वो उसको कैलकुलेट कर लिए हैं। जितना कर्जा है उसको प्रति व्यक्ति से भाग दे दिए तो उतना कर्जा आ गया अपने आप। तो इसको भी समझने की जरूरत है हम लोगों को कि किस प्रकार से हम कर्जा को देख करके चलते हैं, किस प्रकार से उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वही है, और उसमें बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो गरीबी तो भारत में है, ऐसा नहीं है। तुम अपने अगल बगल कोई भी इसमें जो ऑनलाइन क्लास में बैठा है, हो सकता है कि वो धनी हो, लेकिन अब पास पड़ोस या अपने रिश्तेदारों में ही देख लो, सब एक समान नहीं होते हैं। उसी प्रकार वो रिश्तेदारी छोड़ दो। भारत के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, एक समय में जब हम लोग एमए कर रहे थे तो सुनाई दिया था कि उड़ीसा में एक जगह है कालाहाड़ी। कालाहाड़ी में इतनी गरीबी आ गई उस समय, उत्पादन नहीं हुआ बरसात या किसी के चलते, जिसमें आम के गुठलियों को उबाल करके लोग खाते थे। कालाहाड़ी की बात है, वो भी हमारे देश का हिस्सा है। हमारे ही देश में जादूगोड़ा, जहाँ अभी सब लोग बता रहे थे कि यूरेनियम वहां निकलता है, वहां ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पे विकलांग पैदा हो रहे हैं, वो भी हमारा ही देश है ना। ऐसा थोड़ा हमारे देश का हिस्सा है, वो कहीं दूसरे देश का है। बम्बई में जो स्लम्स हैं, जहाँ इतना ज्यादा, बम्बई में स्लम्स है। एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, जो बम्बई के झोपड़ी क्या बोलते हैं, झोपड़ी है, जितनी भी स्लम्स बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी, वो तैर रही है कूड़े के ढेर पर। उसको कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे देखो, वो भी हमारे देश में है। एक तरफ बम्बई, उसी के 5 किलोमीटर दूर पे बिल्कुल हरा भरा बम्बई, बड़ा बम्बई, बृहद मुंबई, धनी मुंबई दिखता है। एक तरफ वो भी है। ऐसे लोग भी हैं जिनको बीमारी ग्रसित पानी पी रहे हैं लोग, पानी पीने का वो नहीं है। तो ये नहीं है, भारत देश विकास कर रहा है, लेकिन हम लोगों को एज ए स्टूडेंट सोचना चाहिए कि हम देश को ऐसे गति प्रदान करें, या ऐसे उसको देश की गति ऐसी हो कि उसमें सभी लोगों का लाभ हो। और हो भी रहा है, लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। हो रहा है ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि सरकारें नहीं कर रही हैं, कर भी रही हैं, लेकिन जिस गति में होना चाहिए उस गति में, जैसे चीन जो भागा है अपनी गति को लेकर के, उस गति में हम शायद पीछे हैं। और इसको हमको समझने की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो पढ़ता है, वो तो ऐसा नहीं है कि कूप मंडूक हो गया, उल्लू तो है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का छात्र जो भी है, जो जो हम लोग विषय आज पढ़ रहे हैं, इसमें जब हम पढ़ेंगे तो तमाम देशों को पढ़ेंगे, तब जानने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन में ऐसा है तो भारत में क्यों नहीं है, या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग तुलना भी कर सकते हैं, पढ़ते हैं तो तुलना भी करेंगे। तो इसलिए प्रश्न पूछना या कोई इस तरह की बातें कोई गलत नहीं। और कोई इसी चीज को कुछ पूछना है? नहीं तो क्लास समाप्त किया जाए। सबको आवाज आ रही सर थी ना? राजनीतिक शास्त्र फर्स्ट का भी क्लास चलाएंगे? कौन सा? सर राजनीतिक शास्त्र फर्स्ट का। राजनीति नहीं, अब ये तो आज खत्म हो गया। अब ये पूरा कोर्स मैंने खत्म कर दिया। कल परसों नरसों एमए वालों का है, उनको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बाद 31 मई से छुट्टी हो जाएगी। तो तुम लोगों का एग्जाम चलेगा, अपना अपना एग्जाम सब लोग देंगे। तो एग्जाम देंगे, और एग्जाम वाले दिन ही मिड टर्म परीक्षा भी होगी। और 6 सेमेस्टर वालों लोगों से मेरा ये भी कहना है कि जो 31 मई को असाइनमेंट अरे प्रोजेक्ट जमा करना है, उस प्रोजेक्ट को या तो 31 मई को जमा कर देंगे टाइम से, और नहीं तो जो नहीं जमा कर पाएंगे वो जुलाई के पहले पहले जरूर जमा कर देंगे। कॉलेज में आकर के कुंदन वगैरह को दे देंगे, ताकि जो है वो हमारे पास आ जाए, उसको चेक करके नंबर चढ़ जाए। सर 31 मई से पहले जमा कर सकते हैं? क्या? 31 मई से पहले जमा कर सकते हैं रिसर्च बिल्कुल प्रोजेक्ट? बिल्कुल, आकर के कुंदन को दे दो, नहीं तो कमरे के अंदर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बहुत बढ़िया रहा, सब लोग जुड़े रहे, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और सबको समझ में भी आया होगा। और यदि किसी को नहीं समझ में आया होगा तो ग्रुप में मैसेज डाल के पूछ लेगा। सर अब नेक्स्ट क्लास कब? अब नेक्स्ट क्लास नहीं चलेगा, अब एमए वालों का टर्न आ गया। ठीक है। अब जो दूसरा पेपर है वो विनोद जी पढ़ाएंगे ना, डॉक्टर विनोद पढ़ाएंगे। तो वो पता नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं, वो उनकी समस्या है। मेरा जो काम है वो मैंने कर दिया आज। ठीक है। और यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा, तो सब लोग इसको जो है अपना अपना यूट्यूब पे भी देख लेंगे, और सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे। ठीक है। सर चैनल नेम? है चैनल मेरा, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, अभी हम ग्रुप में डाल रहे हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्लास समाप्त किया जा रहा है।